यह कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख ले, नहीं तो कहानी का मजा अधूरा रह जाएगा। और कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद 5000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने के लिए। लेकिन अभी भी लगभग 97% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप रोज हमारी वीडियो देखते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और सीधे कहानी शुरू करते हैं। मैं आपको न्यू टीचर से इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। ये है मिस लिम, मगर उनकी बात कहाँ कोई सुनने वाला था। वहां सब अपने आप में ही बिजी थे। इधर टीचर बोलती रहती है मगर कोई भी ध्यान नहीं देता। ये देखकर लिम को भी अच्छा नहीं लगता। आखिर ये एक टीचर की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं। इन्हें तो टीचर का रिस्पेक्ट करते हुए उन पर ध्यान देना चाहिए। फिर लिम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, मैं से तुम्हारी टीचर हूँ। तभी एक स्टूडेंट बोलती है, मुझे आपका हेयर कलर अच्छा लगा, ये आपने कहाँ से करवाया है। ये सुनकर लिम उसे एड्रेस बताने लगती है उस सैलून का। तब वो लड़की उनकी एज पूछती है। अब मिसेस लिम बताती है वो अभी 26 साल की है। उसके बाद वो मजाक बनाते हुए पूछती है, आपने कितने का प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो सिर से लेकर पैर तक पूरी प्लास्टिक लग रही है। ये सुनकर लिम को बहुत गुस्सा आता है मगर वो हंसते हुए बोलती है, हाँ मैंने हल्का प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। मैंने ब्रेस्ट रिडक्शन करवाया है। मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है लेकिन उसकी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था। मुझे लगता है तुम में से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा रिडक्शन में, इसलिए मुझे अब एड्रेस और कॉस्ट बताने की जरूरत नहीं है। तभी कोई बोलता है, बिच शांत हो जाओ। तब लिम पूछती है, आखिर ये किसने बोला। तब एक लड़की बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं तो एक वीडियो देख रही थी। उसमें बोला जा रहा है एक लड़की लाल बाल करवा कर आई है कूल दिखने के लिए। तब लिम उसका जवाब देते हुए कहती है, तुम कौन से किसी बिस से कम हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। तब लिम बोलती है, मैं तेरे से थोड़ी ना बात कर रही हूँ। तभी बेल बज जाता है जिस कारण लिम को जाना पड़ता है। तब वहां येरी कहती है, मैं इसे सबक सिखाने का इंतजार करूंगी। बाहर आने के बाद दूसरी वाली टीचर उन्हें डांटने लगती है। आखिर उसने अपने आप को क्लास के सामने क्यों नोटिसेबल बनाया, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तब लिम कहती है, माना कि बच्चे हल्का बदतमीज है, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को सफर करना पड़े। मैं इससे पहले भी गर्ल्स स्कूल में गई हूँ, इसलिए मुझे ये बात पता है। तभी उनके ऊपर कोई गमला गिरा देता है मगर लिम सही टाइम पर दूसरी टीचर को बचा लेती है। फिर लिम उन्हें बताती है उसे पता है यहाँ के बच्चे कितने खतरनाक हैं, इसलिए वो एजुकेशन प्रोटेक्शन राइट के तहत यहाँ पर आई है। इसलिए आप मुझे सब बताइए, आखिर स्कूल ऐसा क्यों बन गया। ऊपर से बच्चे हंसते हुए पूछ रहे थे, टीचर क्या आप ठीक हो। अब टीचर पास की बात बताना शुरू करती है कि एक हिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे योंगू के नाम से। वो सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे। उस टाइम तक स्कूल में कोई भी इवल बच्चा नहीं था, लेकिन उनकी लाइफ के बेकार दिन तब स्टार्ट हुआ जब वो यरी के क्लास के होम रूम टीचर बने। अब हम देखते हैं कि एक दिन यरी के बैग से एक लाइटर मिलता है। तब टीचर उससे पूछते हैं, ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है। तब वो बताती है, ये मेरा नहीं है। तब टीचर बोलते हैं, मैंने खुद देखा है तुम्हें सिगरेट पीते हुए। टीनेजर्स के लिए ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। ये सुनकर वो माफी मांगते हुए बताने लगती है, उसके फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था इसलिए उसने स्मोक किया। और उसके बाद टीचर को स्टाफ रूम में जाकर पता चलता है कि जितने भी टीचर यरी को इन्वेस्टिगेट करते हैं वो सभी फायर हो जाते हैं। तभी वहां पर प्रिंसिपल भागते हुए आकर पूछते हैं, यंग सू क्या तुमने अभी किसी स्टूडेंट को मॉलेस्ट किया है। अभी सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन से कॉल आया था। ये सुनकर टीचर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये सारे हादसे के बाद टीचर ने सुसाइड कर लिया। वो अपने आप पर लगा हुआ इंजम हटा नहीं पाए और उन्हें यही रास्ता सही लगा। फिर मिस जंग फ्यूनल कल के दिन येरी से पूछती है, क्या ये सब सच था। तब वो बताती है, उसने तो बस मजाक किया था, वो तो एक अच्छे इंसान थे। इधर वही वीडियो लैपटॉप पर चल रहा था। वो बता रही थी उसने तो सिर्फ मजाक किया था मगर उन्होंने सुसाइड कर लिया। और वैसे भी लोगों को अपनी जान कैसे लेनी है ये चूज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। इधर बाजी ये वीडियो देख रहे थे मगर उनके पास ऊपर से लेटर आया था कि वो ये वीडियो किसी को भी नहीं दिखा सकते। मतलब एक हिसाब से ये एविडेंस किसी काम का नहीं है। और दूसरी तरफ जैसे ही लिम क्लास में पहुंचती है वैसे ही स्टूडेंट उसके लिए केक लेकर खड़े थे उसके आने के सेलिब्रेशन में। तभी स्टूडेंट उसके ऊपर केक फेंकने लगते हैं मगर लिम उस केक पर एक किक मारती है जिस कारण वो केक येरी के ऊपर जाकर गिरता है। फिर लिम जाकर बोलती है, अब तुम कैसे रिस्पांस करने वाली हो। तब येरी गुस्से में कहती है, क्या तुम है दिख नहीं रहा, मेरे सिर से खून निकल रहा है, मैं वायलेंस के बेस पर कंप्लेंट करूंगी। ये सुनकर लिम डेस्क पर उसका सिर मारते हुए कहती है, तुम्हें तो सिर्फ केक आकर लगा है, फिर तुम्हारे सिर से खून क्यों निकल रहा है। अब हम देखते हैं
कि उन्होंने उस केक में बहुत सारे ब्लेड लगाए हुए थे। फिर वो उसे डराते हुए बोलती है, रुको एक बार और मुझे इंट्रोडक्शन देने दो, मैं तुम्हें स्पेशल एजुकेशन देने आई हूँ। तुम सबके पास फोन तो है ही, तुमने बाजी का पढ़ाने का तरीका तो देखा ही होगा, मैं भी उसकी तरह ही एक टीचर हूँ जो किसी बढ़ता रस नहीं खाता। अब हम लिम को वर्कआउट करते हुए देखते हैं, जहां बाजी उसे ड्रिंक देते हुए बोलते हैं, तुमने इंटेरोगेशन टैब देखा, वो लड़की हमारी सोच से भी ज्यादा डार्क है। वो किसी के फ्यूनरल पर कैसे हंसे जा रही थी, उसे हल्का भी रिग्रेट नहीं है। वो बहुत ज्यादा चालाक है और किसी को कैसे फंसाना है उसे अच्छे से आता है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा उसे सबक सिखाने का। तब बलिम बोलते हैं, कैप्टन क्यों ना आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, ये काम मुझे मिला है और मुझे अच्छे से पता है उन सभी को कैसे लाइन पर लाना है। ये सुनकर बाजी उसे ये काम दे देते हैं। अब हम देखते हैं सभी गज बाजी की वीडियो देखते हुए बोलती है, क्या हमें भी जेल भेज दिया जाएगा। तब येरी किसी को मैसेज करते हुए कहती है, तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहां लिम आते हुए बोलती है, बाजी को 2 हफ्ते लगे थे मगर मैं यहाँ न्यू हूँ, क्या पता मैं तुम्हारे ग्रेजुएट होने तक रहो। ये सुनकर येरी गुस्सा हो जाती है। तब लिम डेस्क पर मारते हुए कहती है, मेरे पास सभी अथॉरिटी है, इसलिए स्टूडेंट की तरह रहना सीख जाओ। और ये बात सभी के लिए लागू होता है, इसलिए सभी स्टूडेंट अपना फोन कलेक्शन बॉक्स में डाल दे। मेरे रहते तुम सबको ऐसा ही करना होगा और बुलेटिन बोर्ड एक बार चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास साइंस टीचर का दिखाते हैं, जहां वो री को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलती है और सिर्फ वही नहीं बल्कि सभी टीचर सिर्फ यरी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। तभी वहां पर लिम एंट्री लेती है। तभी यरी उससे ना डरते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मैंने टीचर के साथ मिसबिहेव किया था। तब लम उसके पैरों पर मारती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तेरे पास कोई एविडेंस है मेरे खिलाफ। फिर वो टीचर से बोलती है, मिस जंग आज समय एक और नया रोल ऐड कर रही हो, अगर क्लास में एक भी स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ तो पूरी क्लास को सजा मिलेगी। अब हम देखते हैं सभी गर्ल्स आपस में बैठकर बातें कर रही थी। तभी री अपनी दोस्त को मारने लगती है और कहती है, स्कूल के पास एक फोन बूथ है, जाकर अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करो कि ये सब तुम्हारे साथ लिम ने किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में उस लड़की की मदर आकर चिल्लाने लगती है, आखिर वो लाल बाल वाली कहां पर है जिसने मेरी बेटी का ये हाल किया है। उसके बाद वो लिम को चाटा मारते हुए कहती है, अपनी औकात में रहो, पढ़ाना तुम्हारा काम है और सिर्फ वही करो। तभी लिम भी उन्हें चाटा मारने लगती है। ये देखकर सभी शॉक्ड होते हैं। तब टीचर कहते हैं, ये लेडी प्रेसिडेंट क्लब बूस्टर की वाइफ है। तब लिम बोलती है, हाँ तो इसे किसने हक दिया बिना कुछ जाने मेरे ऊपर हाथ उठाने का। अब तुझे जो करना है कर, मैं देख लूंगी। ये सब सुनकर येरी परेशान होने लगती है कि आखिर अब वो क्या करे। अब नेक्स्ट डे से येरी प्रेसिडेंट से बात करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करती है। तब लिम सभी सेकंड ईयर को ग्राउंड में बुलाकर पनिशमेंट देती है और बताती है, जब जब येरी ऐसा करेगी तब तब पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगा। अब हम देखते हैं सभी स्टूडेंट येरी की बुराई कर रहे थे। वो उसका बाहर आने का वेट कर रहे थे क्योंकि उसकी वजह से उन्हें फोन नहीं मिला और पनिशमेंट भी झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ येरी वॉशरूम में बैठकर ये सभी चीजें सुने जा रही थी। अब येरी शांत रहने लगती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब हम देखते हैं बाजी और लिम को प्रैक्टिस करते हुए, जहां वो येरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दूसरी तरफ मिस जंग घर जाते हुए सोच रही थी, कितना अच्छा हो रहा है, अब वो सही से पढ़ा पा रही है। फिर वो अपने घर पहुंचती है, जहां वह देखती है येरी उनके घर के बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। तब वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है मगर वो उन पर अटैक कर देती है और पूछती है, जो एनोनिमस रिपोर्ट गया था क्या आपने उसे भेजा था। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था मगर आपने अपने स्टूडेंट को ही बेच दिया। ये देखकर मिस जंग को समझ आता है कि ये सब किसी मंस्टर से कम नहीं है। तभी डोर पर लीम आती है और बोलती है, अगर 3 सेकंड में ये डोर नहीं खुला तो देख लेना तुम्हारा हाल क्या होगा। फिर वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है, 1 2। अब हमें एक पास दिखाया जाता है जहां लिम मिस जंग के बगल के रूम में लेटी है क्योंकि बाजी ने उसे बताया था ऐसा कुछ जरूर होगा फ्यूचर में जहां वो मिस जंग को अपना टारगेट बनाएंगे। अब प्रेजेंट में मिस जंग येरी से बोलती है, मुझे जाने दो, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तब येरी कटर निकालते हुए बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे पता है तूने ही मेरे बारे में रिपोर्ट किया है। उसके बाद वो उनके गले पर हमला करने वाली थी। तब उसकी दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हुए बोलती है, तुमने तो बोला था हम सिर्फ यहाँ टीचर को डराने आए हैं मगर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तब लिम उसके हाथ पर हमला कर देती है जिस कारण उसके हाथ पर कट लग जाता है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त गेट खोल देती है। इधर लिम गुस्से में बोलती है, 3 सेकंड से ज्यादा हो चुके हैं। ये देखकर येरी भागने लगती है। फिर वो बालकनी से कूद कर भागती है जहां
वो कुछ ऑफिसर को बताती है ये पागल औरत मेरे ऊपर हमला कर रही है, मगर लिम उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तब तक वो वहां से भाग जाती है। तब येरी भी वहां से जाते हुए बोलती है मैं स्टूडेंट प्रोटेक्शन एक्ट से आई हो और ये बात कल डिस्कस करते हैं। इधर मिस जंग उस स्टूडेंट का फर्स्ट एड करते हुए बोलती है तुम येरी के साथ मिडिल स्कूल से हो, क्या वो स्टार्टिंग से ही ऐसी ही थी? दूसरी तरफ लिम उसका पीछा करते हुए टेरेस पर पहुंच जाती है। इधर उसकी दोस्त बताती है वो बचपन से ऐसी नहीं थी, बल्कि वो पॉपुलर और स्मार्ट हुआ करती थी, मगर उस इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गई। दूसरी तरफ री हंसते हुए बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और उसे बचाने के लिए लिम भी उसके पीछे कूद जाती है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा चोट आती है। मगर ये जीप पूरी तरह से सही होती है क्योंकि वो उनके ऊपर ही लैंड करती है, मगर वो अभी भी बस हंसी रही थी और वो मिस लिम को मारने लगती है। दूसरी तरफ मिस जंग और उसकी दोस्त उसे ढूंढ रहे थे और इधर ये रिलम को मारे जा रही थी, ये बोलते हुए कि मर जा। वो बिल्कुल एक साइको की तरह लग रही थी। फिर वो एक पत्थर उठाकर उसे मारने वाली होती है। तभी वहां मिस जंग आ जाती है और बोलती है मुझे पता चला कि 3rd ग्रेड में तुम्हारे होम रूम टीचर बहुत बेकार थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा करोगी। ये सुनकर येरी कहती है क्या इसने ये सब बताया तुम्हें? फिर वो अपनी दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर लिम उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तभी अचानक से येरी माफी मांगने लगती है। अब हम देखते हैं पीछे ऑफिसर खड़े हैं। तभी वो ऐ कर रही थी। तब मिस जंग कहती है मैं इसके होम रूम टीचर हूं और मुझे आपको कुछ बताना है। अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम उसकी दोस्त सब कुछ बता देती है, ये कैसे टीचर को बुली किया करती थी। ये सुनकर वो अचानक से शांत हो जाती है और उसके फेस पर डर साफ साफ दिख रहा था। तब लिम कहती है मैं समझ गई, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब करोगी। मगर मैं वादा करती हूं उस टीचर को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। अब हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जहां वो जब कंप्लेन करने जाते हैं अपने टीचर से, तब वो कुछ भी नहीं करते और उसके पास आते हुए बोलते हैं तुम कूड़े में पैदा हुए हो और ये सब चीजें तुम डिजर्व नहीं करते। ऐसा लग रहा था ये टीचर वही है जिसने री के साथ कुछ किया था। अब हमें बाजी को उसी स्कूल में दिखाया जाता है जहां टीचर बोलते हैं हमारे स्कूल में बुली जैसा कुछ भी नहीं होता, तो आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। तब बाजी कहते हैं मैं तो बस ये चेक करने आया हूं कि ये रिपोर्ट सही है कि नहीं। अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही स्टूडेंट बैठा होता है। तब बुली उसके डेस्क पर पैर रखते हुए कहता है इसे माफ करो, मिटम आ गया है, तुम्हें लगता है मैं ये सब काम करूंगा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं। ये सुनकर वो स्टूडेंट उसे पैर हटाने के लिए बोलता है ताकि वो उसे साफ कर सके। तब वो बुली उसके पेपर्स और बुक्स पर पैर रखते हुए कहता है तेरे जैसा इंसान थोड़े ना कॉलेज आएगा, तेरे ग्रैंडफादर तो कूड़ा उठाते हैं, तो तू भी वही करेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हम देखते हैं वो स्टूडेंट टीचर को मानने वाला था। तभी बाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं ये सुनकर सभी स्टूडेंट बातें करने लगते हैं क्या हमारा स्कूल इतना बेकार है कि स्टूडेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है। और अब हमें टीचर्स रूम का सीन दिखाया जाता है जहां प्रिंसिपल बताते हैं ये न्यू टीचर है और इनका नाम बाजी है। ये सुनकर वो टीचर बाजी को घूरने लगते हैं। अब वही टीचर बाजी को क्लास में जाते हुए बोलते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बच्चे तो हर स्कूल में होते हैं, मगर हमारे स्कूल में ज्यादा नहीं है। फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैं आपके पनिशमेंट को सही समझता हूँ, जिनकी तरह मुझे देखने का मन भी नहीं करता। ये सुनकर बाजी थोड़े शॉक्ड होते हैं। इधर वही बली उस बच्चे को मार रहा था। तब वो टीचर वहां आकर उस स्टूडेंट को माफी मांगने के लिए बोलते हैं बुली से और मनी मन उस बच्चे को ट्रैश बोलने लगते हैं। अब हम देखते हैं ये टीचर स्कूल में फेमस है और कुछ गर्ल्स तो उन्हें लेटर भी भेजती है। और अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर विंडो से धूल साफ करते हैं और वह धूल से भरा हुआ उंगली चोए के मुंह में डाल देते हैं। फिर वो उससे कहते हैं तुम उस धूल को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? तुम तो एक सफाई वाले के बेटे हो, तो ये तुम्हारे मुंह में ही होना चाहिए, तुम्हें अच्छे से सफाई करना तो आता नहीं, तुम एक ट्रैश हो। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां फिर से वो बुली चॉय को मार रहा था। तब वो टीचर चॉय को पनिशमेंट देने की धमकी देने लगता है। तभी वहां बाजी आते हुए बोलते हैं क्या चोई को मैं पनिशमेंट दे सकता हूं? उसके बाद वो उसके कान में कहते हैं फीस्ट बनाओ। उसके बाद वो चोई से उस टीचर को पंच मरवा देते हैं। तब वो टीचर पूछने लगते ये क्या था? तब बाजी हंसते हुए बोलते हैं सैन, तुम्हें नहीं लगता एक टीचर जो दूसरे को ट्रैश बोलता है वो भी एक ट्रैश है? नेक्स्ट डे हम टीचर सैंग को स्कूल स्टूडेंट की ड्रेस में देखते हैं जहां बाजी उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं ये एक न्यू स्टूडेंट है, इसलिए इसे भी अपनी दोस्त की तरह समझो। बाजी अब सभी टीचर पर उंगली उठाने लगते हैं
कि उनके पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। ये सुनकर एक लेडी टीचर गुस्सा होते हुए कहने लगती है, इसका मतलब क्या है? ये एक तो टीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, फिर आप हमारे पर उंगली क्यों उठा रहे हो? अब बाजी सभी टीचर को एक एक करके जिम में बुलाते हैं। अब हम देखते हैं इस स्कूल में स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर बेकार होते हैं। कोई किसी बच्चे को गला टच करता है, कोई उन्हें मारता है और कोई उन्हें ट्रैश बोलता है। अब हम देखते हैं बाजी सभी को स्कूल ड्रेस देते हुए बोलते हैं, कल सुबह मिलते हैं। और हाँ, कंप्लेन के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मिनिस्टर से साइन किया हुआ लेटर आपके घर तक पहुंच जाएगा। इधर बाजी सब नोटिस कर रहे थे कि कौन सा टीचर क्या कर रहा है। इधर क्लास में छोई टीचर सै के पास आकर बोलता है, क्लास साफ करने की आज आपकी टर्न है, इसलिए काम पर लग जाओ। इधर अभी भी टीचर स्टूडेंट को ऐसे पनिशमेंट दिए जा रहे थे जो डिजर्व नहीं करते। ये देखकर लिम बाजी को बोलती है, तुम इसे रिकॉर्ड करो। तब बाजी बोलते हैं, पता नहीं ये क्या नॉनसेंस देखने को मिल रहा है। सैंग को पकड़ने से पहले मुझे हल्का ऑब्जर्व करना होगा। तब बाजी उसे बताते, चोई नाम का स्टूडेंट क्लास में टॉप 3 में आता है, बस इसकी गलती ये है कि इसके फादर कूड़ा उठाते थे, इसलिए सभी टीचर से टारगेट कर रहे हैं। फिर वो येरी का रिपोर्ट देखते हैं जहां उन्हें पता चलता है वो टॉप 10 में हमेशा रहती थी और वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी, मगर सै के वहां जाते ही वो डल हो गई। तब वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। तब लीम बताती है कि उसके पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले लिया था, फिर उसके फादर ने उसे बड़ा किया और वो कुछ खास उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इधर बाजी नोट कर रहे थे इस स्कूल से किस किस को बाहर निकालना है। दूसरी तरफ एक टीचर एक लड़की को अभी भी परेशान कर रहा था कि आखिर तुम ये बाल खोल कर क्यों आई हो, तुम्हारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। और ये सब बाजी देख रहे थे। और अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर टीचर का एक आंसर पूछती है, तभी उनकी नजर संग यानी टीचर पर पड़ती है। ये देखकर संग उन्हें घूरने लगता है। तब वो पूछती है, आज किसकी ड्यूटी है? तब चॉय बताता है उसका है। फिर वो एक एक करके सभी आंसर देता है। ये देखकर टीचर खुश होते हुए कहती है, लगता है तुम्हारे हिस्ट्री में परफेक्ट मार्क्स आने वाले हैं, तुम्हारे से बहुत उम्मीद है। अब हमें कैंटीन में चॉय को दिखाया जाता है जहां वो खाना खाते हुए अपने नोट्स रिवाइज कर रहा होता है और इधर पीछे सैंग बैठा हुआ उसे घूरे जा रहा था। तभी उसके पास बाजी आते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हारी आंखों से लेजर निकल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम चॉय को अपने आंखों से ही मार दोगे। वैसे चॉय काफी अच्छा है, वो उन बच्चों से लाख गुना बेटर है जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको ऐसी कौन सी चिंता है जो आप खाना नहीं खा पा रहे? तब संग खड़े होते हुए बोलता है, मैं बच्चों में भेदभाव नहीं करता। अब हमें कुछ स्टूडेंट्स को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है जहां एक बच्चा देख रहा होता है कोई आ तो नहीं रहा, तभी वहां संग आकर उससे सिगरेट मांग कर खुद पीने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं, आखिर तू वैसा क्यों नहीं कर रहा जैसा मैं तुझे बोल रहा हूं? मैंने बोला था ना, चॉय को खत्म कर दो। मैं तुम्हें ये काम फ्री में करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तुम ये काम इस स्कूल के बाद करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा सा ऑफर दूंगा जो तुम ठुकरा नहीं पाओगे। ऊपर से ये सभी नजारा बाजी देख रहे थे। अब हम चॉय के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो ट्रेस लेकर जा रहे थे और वो आज बहुत खुश दिख रहे थे। तभी हम देखते हैं उनका पीछा वही पुलिस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ संग एक स्टूडेंट की मदर को बता रहा था उन्हें चॉय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, फाइनल्स में उनकी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, क्योंकि चॉय उस पोजीशन में नहीं होगा कि वो मिटम दे पाए। दूसरी तरफ वही पुलिस ग्रैंडफादर के कार्ड से ट्रैश निकाल कर फेंकने लगते हैं और जब वो रोकने की कोशिश करते हैं तब वो पुलिस उन्हें मारक गिरा देते हैं। और फिर जैसे ही वो उन्हें मारने जाते हैं तभी वहां पर उन्हें कोई आकर बचा लेता है और उसके बाद ग्रैंडफादर आगे जाने लगते हैं। जहां उन्हें चॉय मिलता है वो परेशान होकर पूछने लगता है उनके फेस पर क्या हुआ। इधर बाजी उन सभी पुलिस को बिठाकर लेसन दे रहा था और पूछते हैं आखिर उन्हें संग ने कौन सा ऑफर दिया था। दूसरी तरफ संग उस स्टूडेंट की मदर को एक पेन ड्राइव देता है। इधर पुलिस भी बाजी को एक पेन ड्राइव देते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर मिडटर्म एग्जाम के क्वेश्चन आंसर है। फिर वो हंसते हुए कहते हैं, टाइम आ चुका है ट्रू एजुकेशन को स्टार्ट करने का। अब हमें बाजी को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जहां लिम पेन ड्राइव को देखते हुए बोलती है, क्या हमें पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमें पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? तब बाजी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, संग ने सिर्फ यही एक क्राइम नहीं किया, मैं उसे खुद सबक सिखाना चाहता हूं। और नेक्स्ट डे हमें मिडटर्म एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहां क्वेश्चन पेपर के नाम पर कुछ बेसिक रूल थे, लाइक क्लासरूम को साफ करो और एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट करो। फिर बाजी कहते, आज से मैं तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगी और जिनके भी साथ मार्क से कम आएंगे उन्हें मैं स्कूल से एक्स करवा दूंगा और तुम सबकी जॉब चली जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट करना ही करना है। उसमें लिखा था 2 स्टूडेंट से माफी मांगना है। पहला स्टूडेंट चॉय था
और दूसरा कावन। और जब एक टीचर एक लड़की से माफी मांगने जाता है तब वो उसकी औकात दिखाने लगती है कि कैसे वो उनके साथ बिहेव करता था। इधर सैंग सोचता है सबसे पहले इजी टारगेट से स्टार्ट करते हैं, मतलब कावन से, क्योंकि वो वही बुली है जो उसकी हर बात मानता था। मगर जब वो उससे साइन करवाने जाता है तब वो सै को कुत्ते की तरह धोने लगता है और वहां से चला जाता है। और ये सभी चीजें ऊपर से वाजिब देख रहे थे। और जब सभी टीचर सफाई कर रहे थे तब स्टूडेंट ऊपर से उन्हें कूड़ा फेंकते हुए उन्हें निकल जाने को कहते हैं। ये देखकर फीमेल टीचर बाजी के पास आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है, ये कहते हुए कि हमारे स्टूडेंट हमें पसंद नहीं करते। फिर वो वहां से जाने लगती है तब बाजी उन्हें रोकते हुए बताते हैं उन्हें 2 बच्चों ने माफ कर दिया है, मतलब उनके मार्क्स 62 है, अब उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो कल बिना यूनिफॉर्म पहने आ सकती है और सभी की क्लासेस भी ले सकती है। इधर सच चोई से माफी मांगने जाता है मगर चोई कहता है सही हुआ, मैंने तुझे उस दिन नहीं मारा था, नहीं तो शायद मैं स्कूल से निकाला जाता। अब तू स्कूल में रहे या नहीं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तेरे जैसा ड्रेस मेरी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए दफा हो जा। फिर नेक्स्ट डे संग उसके लिए खाना लेकर जाता है मगर चोए उसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर वो बाहर आकर खाना फेंक देता है। तब बाजी आकर उसे खाते हुए कहते हैं कल ड्यू डेट है, अगर कल तक साइन नहीं हुआ तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। घर आने के बाद संग की बेटी उसे कॉल करके उससे कुछ पैसे मांगती है, तब वो मना नहीं कर पाता। उसके बाद वो चॉय को मनाने के लिए उसके घर के पास चला जाता है। वो उसे पेन ड्राइव का लालच देता है कि इसके अंदर सभी क्वेश्चन है, मगर चॉय उस पेन ड्राइव को फेंक कर वहां से जाने लगता है। ये देखकर सैंग उसे पकड़कर मारने लगता है। उसके बाद वो उसका थंब प्रेट ले लेता है और कहता है मैं जो तेरे साथ कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है जो मैंने येरी के साथ किया था उसके मुकाबले। तभी वहां बाजी आकर उसे मारने लगते हैं और चोई का घर जाकर पढ़ने के लिए बोलते हैं। इधर संग माफी मांगने लगता है तब बाजी कहते हैं ठीक है, अभी मैं तुझे एक और चांस देता हूं। फिर वो येरी को वहां पर लेकर आते हैं। तब येरी उसे कुत्ते की तरह मारने लगती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां संग येरी से क्लास खत्म होने के बाद भी तब तक सफाई करवाता है जब तक सभी डस्ट साफ नहीं हो जाता। सभी गर्ल्स उसे बुली किया करती थी और उसके बाल भी काट देती थी। ये देखकर सैंग हंसते हुए बोलता है तुमने न्यू हेयर कट करवा लिया। और उसे इतना बुली किया गया कि वो फॉरेन लैंग्वेज के टेस्ट में पास नहीं हो पाई, जबकि वो पास हो सकती थी। दूसरे दिन देखते हम संग एक टीचर की मदर के साथ बात करते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी ने एग्जाम पास कर लिया है। ये देखकर यरी को बहुत गुस्सा आता है। अब प्रेजेंट में हमें री को दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बाजी उसे ये सब रोकने के लिए बोलते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी लाइफ खरा हो जाएगी। इधर संग भागते हुए सीढ़ियों से गिर जाता है। तब री चिल्लाते हुए बोलती है मेरी लाइफ तो पहले से खराब हो गई, मैं अभी जेल में बंद हूं। तब बाजी उसे याद दिलाते हैं कैसे एक मासूम टीचर की जान चली गई सिर्फ उसकी वजह से। ये सब वो डिजर्व करती है। उनकी फैमिली तुम्हारे से ज्यादा परेशान होगी। अगर तुम्हें सही से रहना है तो उनकी फैमिली से जाकर माफी मांगो, क्या पता उन्हें अच्छा फील हो। नेक्स्ट डे सै को अरेस्ट कर लिया दिया जाता है एग्जाम पेपर लीक करने की वजह से। दूसरी तरफ यरी लेटर लिखती है टीचर की फैमिली के लिए। वो लेटर में लिखती है मुझे सजा कम नहीं करवानी, मैं आपसे बस माफी मांगना चाहती हूँ। जब ये बात लिम को पता चलती है तब वो कहती है मैंने सोचा नहीं था येरी कभी अपनी गलतियों का रिग्रेट भी करेगी। अब 9 महीने बाद येरी के पास टीचर की वाइफ का लेटर आता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने कल ही तुम्हारे सभी लेटर ओपन किए, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती, मुझे इतना पता है कि मेरे हस्बैंड तुम्हें देखकर अभी खुश होते, इसलिए अब से अच्छे काम करना और अच्छे रास्ते पर ही चलना। एक तरह से उन्होंने येरी को माफ कर दिया था अपने हस्बैंड के डेथ के लिए। ये देखकर येरी रोने लगती है। ऐसे ही बाजी और भी बहुत से स्कूलों में जाता है जहां वो कुछ पुलिस को जुवेनाइल सेंटर भी भिजवा आता है। और अब हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहां बाजी ने कुछ पुलिस को वहां भेजा था। तभी एक बंदा कहता है तुम सब यहाँ कितने टाइम के लिए आए हो, मैं तो यहाँ पर पिछले 4 साल से हूँ। फिर उससे मिलने बाजी आते हैं और पूछते हैं क्या उन सभी का दिमाग ठिकाने पर आया। अब हमें उसी बंदे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ पुलिस ने उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक चाकू उठाकर उन सभी को मार देता है। इसी वजह से वो भी यहाँ पर आया होता है। फिर वो जाते हुए कहता है मेरे जैसा मंस्टर इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। तभी वहां पर जेलर आते हैं जो बाजी को एक क्रिमिनल से मिलाने ले जाते हैं क्योंकि बाजी उससे मिलना चाहते थे। फिर वो जाते हुए कहते हैं अगर कोई भी इमरजेंसी या फिर खतरा दिखे तो मुझे उसी टाइम बुला लेना। उसके बाद बाजी उस बंदे का नाम और एज पूछते हैं। वो कहता है मेरा नाम चियोल है और मैं 20 साल का हूं। फिर बाजी उससे क्राइम पूछते हैं।
तब वो सभी क्राइम्स गिनवालाता है, मतलब उसने अब तक बहुत से क्राइम किए थे। फिर वो क्रीपी सा फेस बनाते हुए कहता है, मुझे अभी भी उस बिच योन का फेस याद है जब मैंने उसे एक पंच मारकर रिवर क्रॉस करवा दिया था। वो दिन भी क्या दिन थे, समर का टाइम चल रहा था, बहुत गर्मी पड़ रही थी और मेरा स्कूल जाने का मन भी नहीं कर रहा था, मगर मैं चला गया। तब उस बिच ने मुझे रोकने की कोशिश की, तब मैंने उसे एक पंच मारकर दूर गिराया। वो मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट पंच था। सिर्फ एक ही पंच में उसकी सभी बंस टूट गई थी, उसमें से कटकट की आवाज आ रही थी। अगर उस दिन गर्मी नहीं होता और इस चल रहा होता तो वो बीच मुझे नहीं रोकती और शायद आज वो जिंदा होती और मैं अभी तक बाहर रहता। मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस उस दिन एक बेकार दिन था। ये सुनकर बाजी को बहुत गुस्सा जाता है। अब ये सीन यहीं शिफ्ट होता है और अब हम बाजी को जेल के बाहर देखते हैं। तभी उसके फादर आते हुए कहते हैं, मुझे लगा तुम आज उस प्रिजन को मारकर जेल के अंदर ही चले जाओगे। तब बाजी अपने हाथों को देखते हुए बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां बाजी एक कोने में बैठे होते हैं और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। साहब उसके फादर आते हुए कहते हैं, उठ जाओ, कब तक ऐसे लूजर की तरह बैठे रहोगे। जिस इंसान ने गायन को मारा है वो भी जुवेनाइल सेंटर में है और मैं अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहा हूं जहां वैसे लोगों को मैं खुद सजा दूंगा। अब वैसे लोगों का जिंदा रहने का टाइम नहीं है, मैं उन्हें मार दूंगा। ये याद करके बाजी कहते हैं, उस टाइम मुझे लगा था ये क्रेजी आइडिया है, वैसे मुझे अभी भी लगता है, और वैसे अब मुझे कौन से स्कूल में जाना है। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें बाजी और लिम को एक स्टोर पर रुकते हुए दिखाया जाता है जहां वो लिम के लिए जूस लेने गए थे। तभी वो स्टोर में नोटिस करते हैं एक बच्चा को जूस और ब्रेड लेकर भाग जाता है बिना पैसे दिए और उसके फेस पर बहुत चोट लगा था। ये देखकर वो उस बच्चे के स्नैक्स के पैसे भी पे कर देते हैं और कॉल करके लिम को वेट ना करने के लिए बोलते हैं। फिर वो उस बच्चे का पीछा करके उसे देखने लगते हैं जहां वो जल्दी जल्दी खाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। और जब बाजी उसके पास जाते हैं तब वो बच्चा भाग जाता है। फिर बाजी भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो नोटिस करता है एक लेडी उस बच्चे से पूछ रही थी, मिन्सो तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब बाजी आकर उस लेडी से पूछते हैं, तुम्हारा इस बच्चे के साथ क्या रिलेशन है। तब वो बताती है वो डे केयर की टीचर है। फिर वो एक जगह बैठकर कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मिन्सो ने ऐसा किया, लगता है वो अभी भी दर्द भरी जिंदगी जी रहा है। ये सुनकर बाजी पूछता है, आप मुझे सब बताइए जो आपको पता है, क्या इसे घर वाले इसे मारते हैं या फिर कुछ और। फिर वो बताती है, मनसू ने डे केयर स्टार्ट किया था अभी कुछ टाइम पहले ही, मैं हमेशा उसे देखती रहती हूँ क्योंकि वो अपने एज के अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं बोलता, बल्कि 6 साल के बच्चे बहुत ही बोलते हैं और ना ही वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। तभी एक दिन जब मनसू खाना खा रहा था तब उसके मुंह से ब्लड बाहर निकलने लगता है। ये देखकर मैंने जल्दी से उसके घर कॉल करके बताया और कहा कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, इसलिए वो जल्दी वहां पहुंच जाए। मगर मैं अगले पल हैरान रह गई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया और कहा कि उसे ऐसे ही रहने दो, मैं बाद में आकर उसे ले जाऊंगा। हमेशा मनसू को उसकी मदर लेने आती थी, मगर उस दिन उसके फादर आए थे। वो आते ही तेजी से मनसू का हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। ये देखकर बहुत ही बैड फीलिंग आ रही थी। उस दिन के बाद से मनसू पूरे एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आया, इसलिए मैं उसके घर गई देखने के लिए कि आखिर उसे क्या हुआ है। मगर गेट के बाहर से सिर्फ मनसू की चीखें सुनाई दे रही थी जहां बोले जा रहा था उसे भूख लगा है। मगर उसके फादर मारते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारा एक बहाना है, तुम्हें बस मेरा टाइम वेस्ट करना है। और उसके अगले दिन मैं मनसू से हॉस्पिटल मिलने गई क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज था, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके मुंह से ब्लड इसलिए निकला क्योंकि उसका इंटरनल ऑर्गन रपच हो गया है। फिर मैंने और डॉक्टर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी में रिपोर्ट किया और उस दिन के बाद से मनसू ने डे केयर अटेंड नहीं किया था। फिर उसके 3 से 4 महीने बाद मुझे उसके फादर और मनसू दिखे जहां वो क्रीपी से स्माइल में बोल रहा था। मैं मनसू को डे केयर नहीं भेज पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था, मगर वो कुछ दिनों में जरूर अटेंड करेगा। तेरे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूने ही रिपोर्ट किया था एक बार और रिपोर्ट करके दिखा, मैं इस मनसू को जान से मार दूंगा। इसके बाद मुझे पता चला कि प्रोटेक्शन एजेंसी ने सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया था मगर कोई कदम नहीं उठाया। आखिर ये कैसे हो सकता है। मनसू के पूरे बॉडी पर चोट लगा था, ये देखकर तो साफ साफ पता चल रहा था इसे अब यूज किया जाता है। ये सब सुनकर बाजी बताते हैं, छोटे बच्चे खुद से बता नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ है, इसलिए उनके पास कोई चॉइस नहीं होता, जिस कारण वो पेरेंट्स की बात मान लेते हैं और अगर कोई कदम भी उठाया जाता है तब भी सिर्फ 2 साल तक सजा मिलेगी। ये सुनकर टीचर पूछती है, आपको कैसे पता, क्या आप भी यही काम करते हैं। तब बाजी अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहते हैं,
मैं ये काम करता हूँ। ये देखकर वो खुश होते हुए मनसू के हेल्प करने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो मनसू की जान भी जा सकती है। तब बाजी बताते हैं ये उनकी अथॉरिटी में नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक स्कूल के लिए काम करते हैं। चाइल्ड अब्यूज और डोमेस्टिक अब्यूज सिर्फ पुलिस द्वारा हैंडल किया जाता है। ये सुनकर वो उदास हो जाती है। फिर बाजी कहते हैं हमें पहले इस बच्चे को इसके घर भेजना चाहिए, क्योंकि हम बिना इसके पेरेंट्स के परमिशन के बिना हम इसे नहीं रख सकते। आप मुझे एड्रेस दो, मैं इसे पहुंचा देता हूं। अगर आप जाओगी तो वो फिर से आपको हमले करेगा। फिर बाजी उस बच्चे को घर ले जाते हुए सोचते हैं मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं। उसके बाद वो 112 नंबर डायल करते हैं। फिर वो घर का डोर बेल बजाते हैं। तभी उसका फादर बाहर आते चिल्लाने लगता है, अबे तू कौन है? तब वो बोलते हैं मैं प्रोटेक्शन एक्ट से हूं। नहीं नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं जो यहां से जा रहा था। तभी मेरी नजर मनसू पर पड़ी जो अकेले कहीं जा रहा था, इसलिए मैं इसे घर लेकर आया हूं। वो जैसे ही मनसू को नीचे उतारते हैं वैसे ही उसके फादर उसके बाल पकड़कर अंदर ले जाने लगते हैं। तब बाजी कहते हैं इसके पूरे बॉडी पर चोट के निशान है और मैंने उसे ब्रेड खरीद कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कोई पुलिस हो या कोई ऐसा इंसान जो दूसरे के घर पर जाकर कुछ भी बकवास करता रहता है? फिर बाजी बताते हैं ये एक सिटीजन का काम होता है रिपोर्ट करना कि कहीं कोई अब्यूडोस पहुंचाई है। तब मनसूना में जवाब देता है। ये सुनकर वो बोलता है, सुना, मैंने कभी भी इस पर हाथ नहीं उठाया। फिर वो गेट बंद करने लगता है। तब बाजी गेट को बंद करने से रोक देते हैं। ये देखकर वो बंदा गेट से बाहर आते हुए कहता है, हाँ, मैंने मनसू को 3000 बार मारा है, तो तुम क्या कर लोगे? क्या तुम इंटरफेयर करने वाले हो? वो मेरा खून है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। और उसके बाद वो बाजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बाजी उसे एक पंच में मारकर सुला देते हैं। फिर वो उस आदमी को अंदर लाते हुए बोलते हैं, मनसू, तुम्हारे फादर बेहोश हो गए हैं, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आया। फिर उनकी नजर घर की तरफ जाती है जहां हर तरह कूड़ा था। फिर वो मनसू से उसकी मदर के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है वो काम पर गई है, इसलिए लेट आएगी। ये सुनकर बाजी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तुमसे वापस मिलने आऊंगा। और जब वो घर जा रहे थे तभी उन्हें टीचर देखती है। तब वो बताती है, मुझे चिंता हो रही थी इसलिए मैं भी देखने आ गई, मगर ऐसा लग रहा है जैसे आप मार्शल आर्ट आता है, आपने उसे एक पंच में नॉकआउट कर दिया। तब बाजी बताते हैं सुबह तक मनसू को कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए आप भी अपने घर जाओ। तब वो बोलती है, मगर इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना? ये सुनकर बाजे कहते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं। वो आदमी बेरोजगार है, बहुत दिनों से उसने अपने बाल नहीं धोए। वो सुबह उठते ही अपना गुस्सा मनसू पर निकालता है। ये साफ साफ वायलेंस का केस है। और जब सुबह सुबह उस बंदे की नींद खुलती है तब वो मनसू को खाना खाते हुए देखता है। फिर वो उसके पास जाकर पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तब वो बताता है, कल वाले अंकल मेरे लिए डोंका आंसू लेकर आए हैं और आपके लिए भी, चलो साथ में बैठकर खाते हैं। ये सुनकर वो बंदा खाने को दूर फेंकता है और वो मनसू से पूछता है, वो बंदा कहाँ है? ये सुनकर वो उस साइड जाता है जहां से उसे म्यूजिक की आवाज आती है। तभी बाजी एक रूम से निकलते हैं जहां वो शर्टलेस थे। फिर वो बंदा उनके मसल्स देखकर डर जाता है और वो उससे पूछता है, डंग कासू कैसा लगा? फिर वो डरते हुए पूछते हैं, तुम यहाँ बगल वाले रूम में क्या कर रहे हो? तब बाजी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? मैं रेंट पे कर रहा हूँ तुम्हारे जैसे मनुष्य की वजह से 3 लोग एक महीने में ये रूम खाली करके चले गए। तुम्हारी वजह से ये रूम मुझे सस्ते में मिल गया। ये सुनकर वो बंदा बाज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बाजी उसका हाथ पकड़कर दीवार के साइड कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत एनर्जी है डंग चुल। ये सुनकर डंग चुल शॉक्ड होते हुए बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बाजी को इसका नाम और किसी से नहीं बल्कि मनसू के टीचर ने बताया था। फिर बाजी कहते हैं, डोंगचुल में बहुत ही सेंसिटिव हो और मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास तौर पर बच्चों की आवाज, इसलिए अब से अपना ध्यान सही से रखना। अब हम देखते हैं। डोंगचुल गेम खेले जा रहा था और उसने मनसू का गला रस्सी से बांध दिया था। एक पॉइंट पे मनसू का गला बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए बोलता है, डैड मेरा गला दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो इधर। उसकी आवाज सुनने की वजह से डंगचुल गेम हार जाता है। फिर वो गुस्से में उसके पास आते हुए बोलता है, मनसू तुझे दिख नहीं रहा, मैं गेम खेल रहा हूँ, तेरी वजह से मेरा कंसंट्रेशन टूट गया जिस कारण मैं गेम भी हार गया। तभी गेट के बाहर बाजी की आवाज आने लगती है और अगले ही पल वह गेट खोलकर अंदर भी आ जाता है। तब डोंगचुल बोलता है, तुझे क्या दिक्कत है? मैं अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहा था। ये सुनकर बाजी बोलते हैं,
अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर तो साफ साफ चाइल्ड दिख रहा है। फिर वो आदमी बोलता है गेट बंद था, तो फिर तुम अंदर कैसे आए? तब बाजी एक रोड की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं लगता ये दरवाजा बंद था। फिर वो बंदा बोलने लगता है, कल तुमने देखा था कैसे ये रोड पर अकेले घूम रहा था, इसलिए मैं इसे कुछ पल के लिए पनिशमेंट दे रहा हूं। इसमें गलत क्या है? ये सुनकर बाजी उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देते हैं। फिर वो बोलते हैं, तू अभी जो कर रहा है वो एजुकेशन नहीं बल्कि टॉर्चर है, टॉर्चर समझा? और अब हम नेक्स्ट सीन में मनसू और डोंगचल को खाना खाते हुए देखते हैं, जहां उसके हाथ से खाना नीचे गिर जाता है। ये देखकर डोंगचल गुस्से में कहता है, मैंने कितनी बार बताया है खाना नीचे नहीं गिराने के लिए, और अब तुम हाथ से खाना क्यों खा रहे हो? और तुम्हारा स्पून कहाँ गया? तभी गेट के बगल से बाजे की आवाज आती है, मनसू तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, 6 साल के बच्चे ऐसे ही खाना खाते हैं। बच्चे, तुम जितना चाहो उतना खाना नीचे गिरा सकते हो। मैं एक आदमी को जानता हूं जो 36 साल होने के बाद भी खाना गिराता है। ये सुनकर मनसू खुश हो जाता है। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। डोंगचुल चाहकर भी मनसू को मार नहीं पाता, और नेक्स्ट डे बाजी विंडो के बाहर से पूछते हैं, डोंगचुल तुम घर के अंदर स्मोक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी कहता है नीचे आओ, तुम मुझे कुछ बात करनी है। फिर वो आदमी एक हथौड़ा उठाते हुए बोलता है, मनसू मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं घर नहीं आऊंगा। ये सुनकर मिनसो डरते हुए पूछता है, डैड आप कहाँ जा रहे हो? तभी बाजी गेट नॉक करने लगते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है, मैं इसे आज खत्म कर दूंगा और जेल चला जाऊंगा। और गेट खोलते ही वो बाजी के ऊपर हमला कर देता है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें बाजी के डैड को दिखाया जाता है, जो लिम के पास जाकर कहते हैं, चलो बाहर चलकर स्मोक करते हैं। तभी वो देखते हैं यहाँ पर बाजी नहीं है। तब वो लिम से पूछते हैं, फिर उन्हें पता चलता है वो वेकेशन पर गया है। अब हमें बाजी को दिखाई जाता है, जो उस हथौड़े को पकड़ लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, क्या तुम एक छोटे बच्चे के सामने ये करने वाले थे? और अगले ही पल हमें उन्हें पार्क में दिखाया जाता है, जहां वो कैच कैच खेल रहे थे। तभी बाजी उसके फेस पर बॉल मारते हुए कहते हैं, मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम ही कैच नहीं कर पाए इतने आसान से थ्रो को। तब वो बंदा भी तेजी से बॉल बाजी की तरफ फेंकता है, मगर वो कैच कर लेते हैं। तभी बाजी की नजर मनसू पर जाती है, जो बगल में खड़ा हुआ था। तब वो बॉल उसकी तरह फेंकता है, जो उसे कैच भी कर लेता है। तब बाजी वहां से जाते हुए कहते हैं, तुम दोनों ऐसे ही खेलते रहो। फिर बाजी उन दोनों को खेलते हुए देखने लगते हैं, जहां मनसू बहुत ही खुश दिख रहा था। तब बाजी उसके कैच की तारीफ करते हुए कहते हैं, मनसू तुम तो अपने डैड से भी अच्छा कैच करते हो। उसके बाद वो तीनों टॉय लेने जाते हैं। फिर खाना खाने उसके बाद वो तीनों आने लगते हैं, जहां डोंगचुल मनसू को अपने कंधे पर उठाकर ला रहा था। तब डोंगचुल कहता है, मैं बच्चों को कभी समझ नहीं पाया, और ये तुम क्या खा रहे हो? तब बाजी बोलते हैं, तुम्हारे जैसे डेविल के साथ रहकर भी ये बच्चा हंसता रहता है, क्योंकि तुम इसके डैड हो। बच्चे ऐसे ही होते हैं, भले ही कोई कितना भी बेकार क्यों ना हो, मगर फिर भी वह अपने पेरेंट्स को हमेशा फॉलो करते रहते हैं। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स ही उनके यूनिवर्स जैसे होते हैं। वो चाहकर भी किसी से नफरत नहीं कर सकते, और इसकी वजह से ही तुम अभी तक जिंदा भी हो। अब हम डोंगचुल को मनसू की फोटो देखते हुए देखते हैं, जहां उसे बाजी की बात याद आती है कि वो उसे उसी दिन मार देता जिस दिन वो पहली बार मनसू से मिला था, मगर सिर्फ मनसू की वजह से वो अभी जिंदा है, क्योंकि वो उसका डैड है। ये याद करते हुए वो बैठा हुआ होता है। तभी उसकी वाइफ आती है। उसे देखकर वो बंदा बियर का ज्ञान दीवार पर मारते हुए कहता है, मैंने कितनी बार बोला है मेरे सामने मत आया कर। और ये सब बाजी भी सुन रहे थे शवर लेते हुए। फिर वो कहते हैं, मैंने यही सोचा था, इसके जैसे इंसान आसानी से चेंज नहीं होते। उसके बाद उसकी वाइफ रोते हुए माफी मांग रही थी, मुझे माफ करना, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। तभी मनसू की नींद भी खुल जाती है। तब उसकी मॉम उसे गले लगाते हुए माफी मांगने लगती है लेट आने के लिए। और अगली सुबह हमें मनसू उसके डैड और उसके मॉम को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाई जाता है, जहां मनसू खाना खाते हुए गिरा रहा था। तब उसकी मॉम बताती है, तुम्हारे डैड को पसंद नहीं कि तुम खाना नीचे गिराओ, इसलिए अच्छे से खाओ। तभी डोंगचुल कुछ ऐसा बोलता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही खाना खाते हैं, क्या तुम अब उसके बाद काम पर जा रही हो? तब वो बताती है, आज संडे है। ये सुनकर डोंगचुल कहता है, ये अच्छी बात है, इसे पार्क लेकर चलते हैं खेलने के लिए। तभी बाजी की आवाज आती है, डोंगचुल तुम बाहर आ जाओ, मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर आया हूं। अगर तुम बाहर नहीं आए तो अफसोस करोगे। अब हम देखते हैं, बाजी ने अपने दोस्त से बात करके उसे मिलिट्री टाइप की चीज में काम दिलवा दिया था, जहां रूल और रेगुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। तब उसका दोस्त पूछता है, ये स्पेशल फोर्स में नहीं रहा है, क्या क्या ये काम कर पाएगा? तब बाजी बोलते हैं,
भले ही ये स्पेशल फोर्स में नहीं रहा मगर ये एक फादर है। अब हम मनसू को एक कार से खेलते हुए देखते हैं। जहां वो बहुत ही खुश दिख रहा था तब उसकी मॉम पूछती है, क्या ये तुम्हारे डैड ने खरीदा है? तब वो बताता है, नहीं, हमारे घर के जो बगल में मिस्टर रहते हैं उन्होंने दिलवाया है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। जब से वो आए हैं तब से डैड ने मुझे एक बार भी नहीं मारा और वो एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। काश डैड ऐसे ही हमेशा के लिए रहे। तब उसकी मॉम कहती है, हाँ मैं भी चाहती हूँ वो हमेशा ऐसे ही रहे। दूसरी तरफ डोंग छुल काम करते करते थक चुका था। तब कैप्टन कहते हैं, आज तुमने अच्छा काम किया, अब कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। तब वो हमें जवाब देता है। इधर बाजी उसका स्टैमिना देखकर समझ जाते हैं। वो 2 से 3 साल तक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर चुका है। डंग चुल अपनी फर्स्ट सैलरी देखते हुए खुश था। तब बाजी कहते हैं, जाते हुए चिकन ले जाना। जब मेरे डैड काम करके मेरे लिए चिकन लाते थे तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वो अपना सिगरेट उसे देते हैं। तब बाजी उसे बताते हैं, तुम काम करते हुए बहुत ही अच्छे दिखते हो, क्या तुमने पहले भी किया है? तब वो बताता है, मैं 3rd ईयर हाई स्कूल में था और मिन्सो की मॉम 2nd ईयर में, और उस टाइम सिर्फ मुझे लेबर का काम ही मिल पाया था तो मैंने उसे 3 साल तक किया था। उस टाइम मेरी लाइफ बहुत ही हार्ड थी। मुझे स्कूल टाइम में पता चला वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से हमें स्कूल से निकाल दिया गया। सभी लोगों को लगा मनसू को बर्थ देना एक क्राइम होगा मगर मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और हम दोनों अलग रहने के लिए आ गए। फिर मैं बहुत ही मेहनत करने लगा। तभी एक दिन मेरे कुछ दोस्त मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देख लिए, जिस कारण रियलिटी मुझे हिट हुई। मुझे पता चला मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं जीना चाहिए, मुझे तो अभी एंजॉय करना चाहिए, और जिस कारण मैं ऐसा बन गया। तभी बाजी उसके कंधे पर मारते हुए बोलते हैं, कभी भी मनसू को एक गलती मत बोलना। तुम्हारे लिए वो गलती हो सकता है मगर तुम उसके लिए सब कुछ हो। भले ही तुम्हारी लाइफ कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तब डोंगचुल बोलता है, मिस्टर तुम भले ही मुझे ट्रेस समझते हो मगर मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। तब वो बताता है, ऐसा करने के पीछे उसका एक रीजन है। तब बाजी उससे वो रीजन पूछते हैं मगर वो नहीं बताता। फिर बाजी घर जाते हुए बोलते हैं, कल लेट मत आना। तभी डोंगचुल को मनसू की रोने की आवाज आती है, जिस वजह से वो जल्दी से ऊपर जाता है जहां मनसू रो रहा था। तब वो उसकी मदर से पूछता है, ये क्यों रो रहा है? तब वो बताती है, इसने अपना कार दीवार में ठोक दिया जिस वजह से टूट गया है, इसलिए कब से रोई जा रहा है। तब डोंगचुल कुछ कहने वाला था तब उसे रियलाइज होता है डेविल उसके पीछे ही खड़ा है। फिर वो बोलता है, अब मैं कमाने लगा हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए न्यू ला दूंगा। जब तक के लिए चिकन खा लो, जब तक के लिए ये चिकन खा लो। ये देखकर मनसू खुश हो जाता है। फिर बाजी भी वहां से चले जाते हैं। तब डोंगचुल अपने वाइफ को पैसे देता है। फिर वो पैसे देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें काम मिल गया? तुम अब 1,80,000 वन एक दिन में कमा रहे हो। तब डोंगचुल बोलता है, कल से तुम मनसू को डे केयर भेज देना, अब मैं काम पर जाने लगा हूँ। तब वो क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलती है, ये पुराने दिनों जैसा फील हो रहा है। अब हम मनसू को डे केयर में देखते हैं जहां वो बहुत ही खुश था। ये देखकर टीचर भी खुश होती है। फिर वो सबके लिए खाना लेने चली जाती है। फिर मनसू बोलता है, क्या मैं इस पुलिस कार के साथ खेल लूं और तुम मेरे वाले कार के साथ खेल लो? मगर वो बच्चा कहता है, नहीं, तुम्हारे डैड तो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं इसलिए तुम फॉकलिफ्ट कार के साथ ही जिंदगी भर खेलोगे। ये सुनकर मनसू को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस बच्चे को मारने लगता है। ये देखकर टीचर उस बच्चे को मनसू से अलग करवाती है। उस बच्चे के सिर से खून निकलने लगता है और उसके कुछ देर बाद मनसू की मोम आती है। तब उस बच्चे की माँ उसे सुनाने लगती है, क्या ये बच्चा आगे जाकर खून ही बनेगा? मगर मनसू की मोम कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप सुनती रहती है। फिर वो मनसू को ले जाने लगती है। तभी वहां टीचर आकर माफी मांगते हुए बोलती है, जो बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं वो कभी कभी ऐसा कर देते हैं। तब उसकी मॉम कहती है, अब इसके फादर काइंड बन चुके हैं, और ये बोलकर वो जाने लगती है। और आगे जाकर मनसू की मॉम क्रीपी वे में बोलती है, सही कहा ना, तुम्हारे फादर काइंड बन चुके हैं और तुम मीन। ये सुनकर मनसू शॉक्ड होता है। इधर बाजी के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उसका हॉलीडे कैंसिल करते हुए कल ही उसे काम पर बुलाते हैं। तब वो सोचता है, अभी मुझे डोंगचुल को बाय बोलकर नहीं जाना चाहिए, अगर उसे पता चला मैं चला गया हूं तब वो वापस ऐसा ही बन जाएगा। तभी उन्हें आवाज सुनाई देने लगती है। अब हम देखते हैं डोंगचुल अपनी वाइफ को मारे जा रहा था और बगल में मनसू भी पड़ा हुआ था। तभी बाजी वहां जल्दी से पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं मनसू पड़ा हुआ होता है। तब वो जल्दी से 911 को कॉल करने के लिए बोलते हैं। फिर वो जल्दी से 911 को कॉल करते हैं और कहते हैं, इसकी मॉम और बच्चे को इसके फादर ने असोल्ट किया है और उसके बच्चे की जान खतरे में है। फिर बाजे उसे मारने लगते हैं।
मनसू की जान को खतरे में डालने के लिए तब डोंगचुल बताता है मनसू के साथ ये सब उसने नहीं किया बल्कि उस औरत ने किया है। मैंने तो मनसू को टतक नहीं किया बल्कि उस औरत ने मनसू को पानी में डालकर टॉर्चर किया है। वो हमेशा मनसू को टॉर्चर करती है, ये बोलते हुए कि मेरा बीस तुम्हारी वजह से वेस्ट हो रहा है। मैं भी मनसू को कभी कभी मारता हूँ जब मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, मगर उसकी मॉम मेरे से भी खतरनाक है। जब मनसू का लीवर खराब हुआ था तब मैंने उसे डांटा था कि ऐसे तो वो मर जाएगा। तब उसने बोला था मनसू नहीं मरेगा क्योंकि ये देखो मैं भी सरवाइव कर गई। मेरे फादर ने तो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और मैं तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं कर रही। तब मुझे पता चला उसके स्टेप डैड उसे टॉर्चर किया करते थे। हमें घर से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके डैड को पता चल गया था ये प्रेग्नेंट है। फिर मैंने उसे समझाया वो मनसू पर हाथ ना उठाए, बल्कि जब उसे प्रॉब्लम आए तब वो मुझे सब बताए। मैं मनसू को हमेशा उसकी मदर से बचाने के लिए हिट किया करता था। अगर मैं वैसा नहीं करता तो औरत उसे जान से मार देती। मैं तो सिर्फ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुनकर बाजी उसे मारते हुए बोलते हैं, क्या यही तरीका है अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने का? अगर तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते तो अपने अकेले बच्चे को सैक्रिफाइस नहीं करते। अब मैं समझ गया ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम भी उससे नफरत करते थे। तुम अपनी वाइफ को मारने की जगह इस बच्चे पर अपना गुस्सा निकालना ज्यादा आसान समझते थे। तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है इस बच्चे को बड़ा करने का। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तभी वहां पुलिस आ जाती है। अब हम बाजी को जेल में देखते हैं, तभी वहां पर उसके डैड उससे मिलने आते हैं। अब हम टीचर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां टीचर उसे कहानियां सुना रही थी। तब मनसू पूछता है मेरे मॉम डैड मुझे लेने कब आ रहे हैं? जब मनसू हॉस्पिटल लेकर आया गया था तब डॉक्टर ने बताया इसे घर पर एब्यूज किया गया है, जिस कारण उसके पेरेंट्स से पूछा गया मगर उसकी मॉम ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसके डैड ने सब कुछ बता दिया कैसे वो मनसू को एब्यूज करते थे और जिस वजह से उन्हें जेल हो गया। दूसरी तरफ बाजी के फादर उसे बाहर निकालते हुए बताते हैं तुम बहुत ही लकी हो, विक्टिम ने तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस नहीं किया। मगर एक बात ध्यान में रखो, तुम पूरी दुनिया की मदद एक साथ नहीं कर सकते। मुझे पता चला है यहाँ रिपोर्टर आने वाले हैं, इसलिए अच्छे से बिहेव करना। तब बाजी कहते हैं ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, ये लॉ भी कभी ना कभी तो खत्म जरूर होगा। दूसरी तरफ हम मनसू को रोते हुए देखते हैं। इधर बाजी भी परेशान हो रहे थे उसके बारे में सोच सोच कर। और अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मनसू के मॉम डैड को हेयरिंग के लिए कोर्ट में बुलाया गया था, जहां उसकी मॉम को 1 साल 6 महीने की सजा होती है और डंगचुल को सिर्फ 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए उसके ऊपर नजर रखा जाएगा। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जब ठंड का मौसम चल रहा होता है। डोंगचुल मनसू को देखने के लिए उसके डे केयर जाता है जहां वो उसे खेलते हुए देखकर वहां से जाने लगता है। तभी मनसू की नजर उस पर पड़ जाती है और वो डेट करते हुए उसके पीछे आने लगता है और कुछ दूर आगे जाकर वो गिर जाता है। ये देखकर डोंगचुल जल्दी से जाकर उसे संभालने लगता है और कहते हैं ये जगह तुम्हारे लिए बेस्ट है, यहाँ तुम्हें कोई भी हिट नहीं करेगा और तुम्हारे दोस्त भी बहुत सारे हैं, मगर फिर भी तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? और ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर वो कहता है मैं एक बेकार डैड हूँ, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, मगर जब मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा और मुझे परमिशन मिल जाएगा तुम्हें रेस करने का तब मैं वापस जरूर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। दूसरी तरफ बाजी ये सब देखकर स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं। अब हमें बाजी को दिखाते हैं जिनके पास किसी का कॉल आता है और वो कहती है आते हुए मेरे लिए पिज्जा लेते आना, बहुत टाइम से तुम मिलने नहीं आए। ये सुनकर पहले तो बाजी को समझ नहीं आता आखिर ये है कौन, मगर अगले ही पल उन्हें समझ आ जाता है ये कॉल येरी ने किया है। फिर वो जेल जाते हैं जहां वो उससे पूछते हैं आखिर उसने कॉल कैसे किया। तब वो पिज्जा खाते हुए बताती है उसने फोन से लिया था। उसके बाद वो बगल वाली लड़की से बात करते हैं जिनका नाम जंग होता है। वो अभी 19 साल की है और उसने गलती से किसी का मर्डर कर दिया था। तब बाजी बोलते हैं मुझे येरी ने बताया तुम्हारी 9th ग्रेड में पढ़ने वाली बहन मिसिंग है। तब वो बोलती है मेरे डैड नॉर्मल इंसान नहीं थे, इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में घर छोड़ दिया। फिर मुझे 6 महीने पहले कॉल आया कि मेरी बहन भी मेरी तरह घर से भाग गई है। मैं समझ सकती हूँ उसके लिए भी वहां रहना मुश्किल रहा होगा, मगर हम दोनों एक दूसरे को लेटर भेजकर बातें किया करते थे। ये लास्ट लेटर है जो मुझे रिसीव हुआ था 2 महीने पहले। लेटर देते टाइम जैसे ही बाजी का हाथ उसे टच होता है वैसे ही वो लड़की डरते हुए दूर चली जाती है। तबरी उसे संभालते हुए बताती है कोई बात नहीं, ये बुरे इंसान नहीं है। अंकल आप खड़े हो जाओ, इसे मैन से डर लगता है। तब बाजी बोलते हैं क्या मुझे लिम को भेजना चाहिए था, मगर मैं उससे बेटर हूं। फिर बाजी उस लेटर को पढ़ते हैं
जिसमें लिखा था मुझे एक हेल्पर मिले हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, खाना खाने को देते हैं और पॉकेट मनी भी देते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम मिलने पर आपसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर बाजी से पढ़ते हुए कहते हैं, क्या मुझे इस बारे में पुलिस से बात करनी चाहिए? तबरी गुस्सा होते हुए बोलती है, कौन सा पुलिस एक जे में रहने वाले का रिपोर्ट लिखेगा, और इसे इग्नोर करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस काम को आप ही कर सकते हो। तब बाजी बोलते हैं, ये आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। तब येरी कहती है, हाँ, ये हेल्पर्स आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। अब हमें दिखाई जाता है एक बच्ची घर से जाने की कोशिश करती है, तभी एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है, जिसका कोई भी घर नहीं होता वो कहीं नहीं जाता, अगर तुम यहां से जाओगे तो तुम्हें 3-4 हफ्तों तक बेंच पर भूखे सोना होगा। इधर जंग बताती है, मैंने जिसका मर्डर किया था वो एक हेल्पर था। यहाँ पर हेल्पर उन्हें बोला जाता है जो लोग उन बच्चों की हेल्प करते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं या फिर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। जंग बताती है, जिसका उसने मर्डर किया था उसने बोला था वो भी घर से भाग कर आया है, अगर मैं उसे फॉलो करूंगी तो वो मेरी हेल्प करेगा। वो हर रात मेरे साथ बदतमीजी करता था और जो भी उसके हाथ में आता उससे वो मुझे हिट कर देता था। जो भी लोग हम जैसों की मदद करते हैं सभी ऐसा ही करते हैं, सभी का कुछ ना कुछ मकसद होता है हमारी हेल्प करने का। मैं सोच रही हूँ आखिर मेरी बहन के साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या वो जिंदा भी होगी? तभी येरी उसे शांत कराते हुए बोलती है, ये अंकल तुम्हारी बहन को ढूंढने में जरूर हमारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर बाजी शॉक्ड हो जाते हैं। तब येरी हंसते हुए बोलती है, मैं और आप मिलकर इसकी हेल्प करेंगे। अब हम येरी को जेल से बाहर देखते हैं, जो मेकअप करके तैयार हो गई थी। उसे देखकर लिम पूछती है, आखिर ये बाहर क्या कर रही है? तब बाजी बताते हैं, मुझे इसकी बातों में पॉइंट लगा, इसलिए मैंने वार्डन से बात करके इसे कुछ टाइम के लिए बाहर निकलवा लिया। इधर येरी कहती है, अगर तुम लोगों को एक हेल्पर को पकड़ना है तो तुम्हें एक माइनर लड़की भी चाहिए होगा। आंटी कही, तुम तो स्कूल ड्रेस पहनकर माइनर बनने के बारे में तो नहीं सोच रही? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम माइनर बनने के लिए अभी बहुत बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे जाल में कोई नहीं फंसे। ये सुनकर लिम गुस्सा होते हुए बोलती है, आंटी से बोल रही हो, मैं सिर्फ 26 साल की हो। ये सब देखकर बाजी वहां से जाने लगते हैं। तब लिम गुस्सा होते हुए बोलती है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तब बाजी बोलते हैं, सियोल इतना बड़ा है, हमें स्प्लिट होकर ढूंढना होगा, इसलिए तुम दोनों आराम से बातें करो। अब हम येरी को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, आज का मौसम बहुत ठंडा है, आखिर में कहां पर सो, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। फिर वो फोन रखते हुए बोलती है, अब देखना कैसे 5 मिनट के अंदर मैसेज पर मैसेज आएंगे। और सही में कुछ देर बाद ही उसके फोन पर मैसेज आने लगते हैं। तबरी कहती है, चलो सबके पास एक एक करके चलते हैं, उनमें से कोई एक तो जरूर होगा जो जंग की बहन से मिला होगा। तब लिम परेशान होते हुए बोलती है, तुम्हें हेल्पर्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? क्या तुम भी घर से भागी थी? ये सुनकर येरी कहती है, क्या मुझे भागने की जरूरत है? ये सब पता लगाने के लिए मेरे डैड घर 1 महीने में एक ही बार आते थे, और जब मैं बोर होती थी तब मैं पोस्ट करती थी, मैं अकेली हूँ। तब ऐसे लोगों का मैसेज पर मैसेज आता था। अब हम देखते हैं री एक आदमी के कार में बैठ जाती है, जिसने उसे मैसेज किया था, उसका पीछा लिम्बी कर रही थी। फिर वो आदमी कहता है, ये कार अच्छी है ना, ये 100 मिलियन की है, इसे बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तभी एरी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, मगर मुझे कार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर वो आदमी बोलता है, कितने टाइम से तुम घर से भागी हो? तब येरी बताती है, 6 महीनों से उसने कल से कुछ भी नहीं खाया और सीढ़ियों पर कल रात सोई थी। ये कंट्री बहुत ही बेकार है। तो सब बोलते हैं उन्हें उसके लिए पेरेंट्स का साइन चाहिए, मगर मेरे जैसे बच्चों का क्या जो अपने घर और पेरेंट्स भाग कर आए हैं। फिर वो उससे पूछती है, वैसे आप क्या करते हो और क्या मैं सही में 1 महीने में 2 लाख वन कमा सकती हूँ? तब वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? तुम एक बड़े बच्चे तो दिख नहीं रहे, तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा घर से भागने का। ये सुनकर येरी समझ जाती है ये वो इंसान नहीं हो सकता। फिर वो आदमी कहता है, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। तभी री कार स्टॉप करने के लिए कहती है और बताती है वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगा था वो कुछ पैसे कमा सकती है। तब वो आदमी बोलता है, अब तुम कहाँ रहोगी? अभी बाहर गई तो शायद तुम्हारी लाइफ भी खराब हो जाए पैसों के कारण। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी एरी अचानक से कार के डोर को एक पोल से टकरा देती है। ये देखकर वो आदमी जल्दी से बाहर आकर अपनी एक्सपेंसिव गाड़ी की चिंता करने लगता है। तब वो आदमी येरी को गाली देने लगता है। ये देखकर वो उस आदमी को एक किक मारते हुए कहती है, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो मगर अब तुम मुझे गाली दे रहे हो, तुम पहले इंसान हो जो मेरी हेल्प करना चाहता है। तब वो आदमी कहता है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। ये सुनकर येरी स्माइल करते हुए बोलती है, अगर वहां गए तो किसे सजा मिलेगी, मुझे या फिर तुम्हें? मैं
पुलिस को बोल दूंगी मैंने का रोकने के लिए बोला था मगर तुमने रोका ही नहीं है। ये एक सीरियस केस हो गया, तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे और मैं ऊपर से एक माइनर भी हूं। फिर वो जाते हुए कहती है अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो अच्छे से करो, और एक बात और, कोई भी लड़की तुम्हारी जाल में नहीं फंसेगी। तुम यहाँ पर फौरन कार लेकर आए हो, इसलिए अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। ऐसा लग रहा है तुम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पढ़ाई किए हो, लूजर कहीं कि। फिर वो लिम की कार में आकर बैठ जाती है जहां लिम उसे सुनाने लगती है ये कितना खतरनाक हो सकता है तो तुम्हें पता भी है। तभी एरी कहती है अब मुझे एक डिस्पेस सा नोट पोस्ट करना होगा। तभी वो फोन पर देखती है एक मोटल में एक लड़की का मर्डर कर दिया है उसके हेल्पर ने। अब हम बाजी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां वो जय की बहन की फोटो को देते हुए पुलिस वाले को कहते हैं क्या ये वही लड़की है जिसका अभी कुछ देर पहले मर्डर हुआ है। अब हम लिम को देखते हैं जहां बाजी उसे कॉल करके बताते हैं जिसका मर्डर हुआ है वो जंग की बहन नहीं है। अब हम एक हेल्पर को देखते हैं जो किसी से बात करते हुए बोलता है मैं इसे अब जाने नहीं दे सकता क्योंकि इसका फेस खराब हो गया है। तभी उसकी नजर येरी की पोस्ट पर पड़ती है। अब हम येरी को शावर लेते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ लिम फोन पर आए मैसेज को देखकर कहती है ये सभी कितने बेरोजगार है, क्या इन्हें कोई काम धंधा नहीं है। मुझे तो अब लोगों से नफरत हो रही है। फिर येरी कहती है मुझे समझ नहीं आता आखिर उस लड़की ने हेल्पर को फॉलो ही क्यों किया। मैंने तुम्हें बताया होगा उसकी बहन ने एक हेल्पर की जान ली थी और उसने लेटर में अपनी बहन को बताया था कि वो हेल्पर को कभी भी फॉलो ना करें। इस हिसाब से उसे पता तो चल गया होगा कि हेल्पर कितने खतरनाक होते हैं। फिर उसने फॉलो ही क्यों किया। फिर येरी बता आती है उसका शुगर लेवल कम हो रहा है इसलिए उसे चिकन खाना है तो क्या वो ऑर्डर कर देगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिम ने चिकन फीट ऑर्डर किया था। उसे देखकर पहले तो येरी का फेस बन जाता है और उसके बाद वो लिम को गले लगाते हुए खाने लगती है और बताती है उसने बहुत टाइम से इसे नहीं खाया। तभी उन्हें कुछ आवाज आने लगती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं वहां एक बच्ची भाग रही थी। तब एक आदमी उसे मारते हुए बोलता है कहां जा रही हो, मैंने तुझे खाना दिया और रहने के लिए घर भी। तब लिम उस बंदे को मारते हुए बोलती है ये सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, तेरे जैसे इंसान को तो जेल में रहना चाहिए। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगती है। तब वो छोटी बच्ची उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है अगर पुलिस आई तो वो उसे घर भेज देगी और वो घर जाने से अच्छा मरना पसंद करेगी। तभी री आकर लिम को पकड़ते हुए बोलती है ओए बच्ची तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। ये सुनकर वो बच्ची वहां से भागने लगती है। फिर लिम उसे साइड करते हुए बोलती है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी री बोलती है भले ही यहाँ पुलिस आए या फिर शेल्टर वाले वो सबसे पहले उसे घर कॉल करेंगे और मैंने जेल में सभी बच्चों की कहानी सुनी है जिससे मुझे पता चला उनका घर हेल्थ से भी ज्यादा बेकार है। वो मरना पसंद करेंगे मगर वहां पर जाना नहीं। अगर उन्हें पार्ट टाइम करना हो तब भी उन्हें पेरेंट का कंसल्टेंट फॉर्म चाहिए होगा, इसलिए उनके पास क्राइम करने या फिर उसका शिकार होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए पहले तुम ध्यान से सोचो। तभी लिम के पास बाजी का कॉल आता है जो कहते हैं मैंने सभी हेल्पर से बात की, वो सिर्फ एक हेल्पर को फॉलो की होगी, मैं उसका अकाउंट भेजता हूं, तुम एक बार चेक करो। फिर लीम और येरी उसे देखते हुए बोलते हैं हाँ ये हेल्पर हो सकता है जिसे उसने फॉलो किया होगा। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ येरी उसके पास जाती है। अब हमें पता चलता है वो हेल्पर एक औरत है, इसलिए बच्चे उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अब हम उस लेडी के अड्डे को देखते हैं जहां लेडी की साथी कहती है कोई फर्स्ट डे पर ही ऐसे कैसे हो सकता है, क्या खाने में ड्रग्स था। तब वो बताती है ऐसे बच्चे बहुत दिनों से भूखे होते हैं इसलिए खाना खाते ये नेचुरल है कि उन्हें नींद आ जाए। ऊपर से यहाँ पर उन्हें एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जिस कारण वो यहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं। इधर ही सोने का नाटक कर रही थी तभी वहां पर एक लड़की उसकी वीडियो बनाते हुए उसका स्कार्ट खाने लगती है। ये देखकर येरी बोलती है ये तो सही नहीं हो रहा, ये मेरे प्लान में बिल्कुल नहीं था। इधर उसकी साथी पूछती है तो काम कब स्टार्ट होगा। तब लेडी बोलती है वैसे तो एक हफ्ते तक कंफर्टेबल रहने देना चाहिए मगर बहुत टाइम से एक रेड नहीं मिला इसलिए हमें जल्दी काम करना होगा। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तब सभी गर्ल्स जमीन पर पड़ी थी और येरी के हाथों में वही फोन था जिससे वो लड़की उसकी फोटो ले रही थी। फिर येरी कहती अच्छा तो तुम मेरी फोटो लेकर मुझे डराने वाले थे, वैसे बेकार आइडिया भी नहीं था। ये सुनकर उस लेडी के साथी उसे मरने के लिए बढ़ती है तभी एरी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है। फिर येरी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब जंग की बहन के साथ करने की। तभी वो लेडी किसी को कॉल पर बताती है रूम नंबर 6 में जल्दी आ जाओ। इधर वो बंदा वहां जाने के लिए निकलता है तभी लिम उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ येरी उस लेडी को शॉक लगाकर बेहोश कर देती है।
तभी वो लेडी खड़ी हो जाती है। तभी एरी हंसते हुए बोलती है, मैंने तो अभी सिर्फ लेवल 1 का करंट लगाया था, उसमें ही बेहोश हो गई। फिर येरी अपने आप को करंट लगाने लगती है मगर उसे कुछ भी नहीं होता, या फिर उसे उसकी आदत है। फिर येरी पूछती है, जल्दी बताओ यूं जंग कहाँ पर है, या इसको मैं लेवल 2 पर करूं। तब वो लेडी हंसती हुए बोलती है, वो काम पर गई है। ये सुनकर येरी पूछती है, कैसा काम। तब वो कहती है, तुम्हें नहीं पता ऐसे बच्चे क्या काम करते हैं। वो बात नहीं मान रही थी, जिस वजह से उसके फेस पर मानना पड़ा, मगर कुछ यंग लोग उसके जैसे बच्चे से भी काम चला लेते हैं। ये सुनकर येरी को गुस्सा आने लगता है और वो उसे लात मार देती है। तभी वहां पर और गर्ल्स आ जाती है। इधर लिम उस आदमी को खत्म कर चुकी थी और येरी को कॉल करने लगती है, ये देखने के लिए वो सही है या नहीं। इधर येरी को कुछ गर्ल्स मिलकर पकड़ लेती है। तब वो लेडी कहती है, इस बॉयज के रूम में फेंक दो, और जब वो लड़कियां उसे ले जाने लगती है तभी वहां पल्ली में आती है और फिर वो लड़कियों को मारकर साइड कर देती है और वहां से येरी को लेकर भागने लगती है। जब वो भागने लगते हैं तब उनका पीछा बहुत लोग करने लगते हैं और कुछ दूर आने के बाद सोचते हैं, आखिर इसने कितने लोगों को इकट्ठा कर रखा है। तब येरी बताती है, रूम 6 में थी, इसका मतलब और भी रूम होंगे और ये सभी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। ऊपर से यून जंग की जान खतरे में है, उसे अभी काम पर भेजा गया है। इधर वो लेडी उन सब पर गुस्सा होते हुए बोलती है, आखिर तुमने उन्हें जाने कैसे दिया। फिर वो यूं जंग को उस क्लाइंट के पास भेजने के लिए बोलती है जो सबसे खतरनाक है। तब उसकी साथ ही बोलती है, मगर इससे उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर वो लेडी बोलती है, यून जंग को बचाने आने वाले लोग उसके पीछे पड़े हैं और ऊपर से वो मरे जिए, हमें उससे क्या मतलब। नेक्स्ट सीन में हम यून जंग को देखते हैं जहां उस लेडी का आदमी उस क्लाइंट के घर के पास जाकर यून को उतरने के लिए बोलता है। तब वो कहती है, आज का क्लाइंट उस अजीब लग रहा है, क्या आज वो नहीं जाएगी तो कुछ थोड़े ना होगा। तब वो आदमी बोलता है, क्या तुम कोई प्रिंसेस हो, तुमने जो खाया है और जो पहना है उसके पैसे भी देने होंगे, इसलिए शांति से जाकर ये काम करो। फिर वो आदमी बोलता है, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं तुम्हें आकर पिक कर लूंगा, इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। उसके बाद वो यून को ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। तभी यून को कुछ पुलिस वाले दिखते हैं। फिर वो पहले तो हेल्प मांगने की कोशिश करती है, तभी उसे याद आता है उसे बहुत टॉर्चर किया जाएगा अगर उसने ऐसा कुछ किया। तो ये सोचकर वो कुछ भी नहीं बोलती और पुलिस वाले ठीक उसके बगल से निकल जाते हैं। उसके बाद वो उस रूम में जाती है जहां एक आदमी बहुत तेजी से गाना गा रहा था, जिसे देखकर यून नर जाती है। फिर वो सोचती है, ये तो बिल्कुल एक साइको है। तभी वो आदमी यून की तरफ माइक करता है। तब हमें पता चलता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बाजी होते हैं। फिर यून गाना गाने लगती है। उसके खत्म होने के बाद बाजी उसके लिए क्लैपिंग करते हुए कहते हैं, तुम तो सिंगिंग में बहुत अच्छी हो, ऐसे तो तुम बहुत जल्दी डेब्यूटिंग। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है, इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता। तब बाजी उसकी बहन का लेटर देते हुए बोलते हैं, तुम्हारी बहन ने मुझे दिया था, वो तुम्हारी बहुत चिंता कर रही है क्योंकि तुमने उसे 2 महीने से कॉल नहीं किया और ना ही कोई लेटर भेजा, चलो बैठकर बात करते हैं। तभी अचानक से यून चिल्लाते हुए बोलने लगती है, आखिर तुम हो कौन, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुमने मुझे फॉलो किया था जब मैं ये लेटर देने गई थी, या तुम्हें मेरे डैड ने यहाँ पर भेजा है। तब बाजी उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं मगर वो वहां से भागने लगती है। तब बाजी भी उसके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ यन का असली क्लाइंट बाहर ही वेट कर रहा था। तभी उसकी नजर यून और बाजी पर पड़ती है। तब वो उनके पास जाते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें परमिशन लेना होगा और तुम्हें कम से कम मुझे 23 बिल देने होंगे। इस बच्ची के फेस पर हल्का डिफेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हें हल्का एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूं। तभी बाजी उसके फेस पर 23 पंच मारते हुए बोलते हैं, मिल गया तुझे 23। तभी वो देखते ही उन्हें कैब बुक करके वहां से जा रही होती है। तभी वहां लिम और येरी की एंट्री होती है जो उसे जल्दी से कार में बैठने के लिए कहते हैं। फिर टैक्सी वाला आगे जाकर यन को धक्का देने लगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तब वो माफी मांगने लगती है और उनका बैंक अकाउंट मांगती है, ये बोलते हुए कि वो जल्दी पैसे ट्रांसफर कर देगी। तब वो आदमी उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम घर से भाग कर आई हो, क्या तुम अपने कस्टमर के पास से भाग कर आई हो और तुम्हारे पास सोने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं तुम्हें रहने के लिए रूम दूंगा, बस एक रात मेरे साथ स्पेंड करो, फिर तुम्हें टैक्सी का बिल पे करने की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर यून वहां से भागने लगती है और याद करती है उसकी बहन भी घर से भाग गई थी। उसे पहले तो पता नहीं चला आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मगर कुछ दिनों बाद उसे पता चल गया कि आखिर वो क्यों भागी थी घर से। और उसके बाद मैं भी घर से भाग गई मौका मिलते ही और उसके
बाद में पार्ट टाइम के लिए जॉब ढूंढती रही, मगर उसके लिए भी वहां पर पेरेंट का साइन और कंसेंट लेटर चाहिए था। मगर मैं वापस से उस डेविल के पास नहीं जाना चाहती थी। तभी मेरी मुलाकात एक लेडी से हुई जिसने बताया वो मेरे जैसे बच्चों की हेल्प करती है, जिस वजह से मैं उसके साथ चली गई। अब उन सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बहन के बारे में सोचे जा रही थी, तभी येरी आकर उसे गले लगा लेती है। तब वो पूछती है, आखिर तुम हो कौन? तब येरी बताती है, हम दोनों सेम ही हैं। मैंने सुना है आज रात बहुत ठंड पड़ने वाली है, और अगर तुम्हें फ्री होकर नहीं मरना तो तुम हमें ज्वाइन कर लो। ये सब देखकर बाजी कहते हैं, इसने बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब ये एडल्ट्स पर भरोसा नहीं कर रही और हमने यहाँ पर येरी को लाकर अच्छा किया। लिम तुम यहाँ पर रहो, मैं मेन एंट्रेंस पर जाता हूँ। तब लिम पूछती है, तुम उस वुमन हेल्पर की क्या करोगे? उसके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है वो सभी टाइप्स के क्राइम करती है। मैंने जब पुलिस को कॉल किया था तब वो सब भाग गए थे। फिर बाजी बोलते हैं, तुम पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल सा है। फिर वो एक ऑनलाइन पोस्ट डालते हैं जिसमें लिखा होता है, मैं सभी रहने हुए बच्चों की हेल्प करूंगा बिना उनकी आइडेंटिटी और पर्सनल डिटेल्स जाने बिना, और ना ही मैं उनके पेरेंट्स को कॉल करूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम उसी हेल्पर लेडी को देखते हैं जो एक होटल में आकर 11 महीने का बिल पे कर रही होती है। तभी उसके पास मैसेज आता है, मेरे पास 2 गर्ल्स को भेजो। कोई 3 गर्ल्स की डिमांड कर रहा था। ये देखकर वो खुश होते हुए किसी को कॉल करके उन कस्टमर के पास गर्ल्स को भेजने के लिए बोलती है। तभी दूसरी साइड से उसे पता चलता है कल रात आधी से ज्यादा गर्ल्स भाग गई थी। अब हम उन्हीं गर्ल्स को देखते हैं जो येरी के पास आकर पूछती है, क्या तुम सही बोल रही हो? क्या ये सही में पेरेंट्स को कॉल नहीं करेंगे? तब येरी बताती है, नहीं। अब जल्दी से जाकर अपना सामान अनपैक्ड सभी गर्ल्स यून से माफी मांगने लगती है। उसे हिट करने के लिए वह ये सभी काम उस लेडी के कहने पर कर रही थी। अब वो सभी वापस से एक साथ मिल जाते हैं। उन्हें देखकर लिम खुश होते हुए बोलती है, अभी हमें 3 दिन भी नहीं हुआ और आधे से ज्यादा बच्चे हमारे पास आ गए हैं। तब बाजी कहते हैं, ये सभी बच्चे कोई क्राइम नहीं करना चाहते, मगर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इनके पास रहने और खाने का जगह होगा तो ये कभी भी क्राइम नहीं करेंगे और अपना फ्यूचर प्लान भी कर पाएंगे। तभी लिम कुछ सोचते हुए बोलती है, अब कुछ और दिनों में हमारे पास सभी बच्चे आ जाएंगे। तब बाजी उसे बताते हैं, ये इतना आसान भी नहीं है। वो लेडी बचे हुए गर्ल्स को कभी भी भागने का मौका नहीं देगी। वो सभी उसके लिए पैसे कमाने का जरिया है, और एक बार जो इंसान पैसे देख लेता है उसका लालच बढ़ते ही जाता है। अब हम उसी लेडी को देखते हैं जो एक लड़की को बुरी तरह से मारते हुए पूछती है, तेरी भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब वो बाहर आती है जहां उसकी साथी बताती है, क्यों ना हमें कैफे खोल ले। तब वो कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अगले महीने का लोन देने के लिए और बच्चों को ढूंढना होगा। ये सुनकर उसकी शादी गुस्सा होते हुए बोलती है, सभी पैसे कहाँ गए? तुमने बोला था तुम मुझे आधे पैसे दोगी। ये सुनकर वो लेडी उसे सिगरेट से जलाते हुए बोलती है, ऐसा क्यों लगता है तू स्पेशल है? क्या तू भूल गई तेरे स्टेप डैड तुझे कुत्ते की तरह मारा करते थे, मगर मैंने ही तुझे बचाया था। वैसे तेरे डैड का नंबर है मेरे पास, क्या मैं उन्हें कॉल करके बता दूं? ये सुनकर वो डर सी जाती है। अब हम येरी को देखते हैं जो अपनी जेल वाली कहानी जून को सुना रही थी। फिर वो बताती है, कल वो वापस जेल में चली जाएगी। वो एक अच्छी जगह है, एटलीस्ट वहां 3 टाइम का खाना और अच्छे लोग तो है। फिर वो सो जाती है। यून भी सोने जा रही थी मगर उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो हमेशा रात में ही काम करती थी। तभी उसकी फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को उस लेडी के पास देखते हैं जो बोलती है, अगर तुम 1 सेकंड भी लेट होते तो मैं तुम्हारा पता तुम्हारे पेरेंट्स को भेज देती। फिर वो यन को कुत्ते की तरह मारने लगती है और कहती है, ऐसे कैसे? तुम सब किसी पर भी ट्रस्ट कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह ना दूं तो तुम सब मर जाओगे। ये सुनकर यून कहती है, एक जगह है जहां मुझे 3 टाइम का खाना और रहने की जगह भी मिल सकती है। फिर वो अपने जैकेट से एक चाकू निकालती है, मतलब यहाँ पर वो जेल की बात कर रही थी। इधर येरी की जब नींद खुलती है तब वो देखती है यून वहां पर नहीं, और एक नोट पड़ा हुआ है जिस पर लिखा था, मैं अपनी बहन से मिलने खुद चली जाऊंगी। ये पढ़कर वो परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ यून उस पर हमला करते हुए बोलती है, अगर तू आज बच गई तो मुझे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, और अगर मुझे एडल्ट रहने तक जेल में रहना है तो तुझे जान से मरना होगा। ये सुनकर वो लेडी भागने लगती है और यूस का पीछा करती है। वो लेडी भागते हुए सोचती है, ये ना ही मेरे साथ रहना चाहती है और ना ही अपनी फैमिली के साथ। इसे सबसे सेफ जगह भी जेल लग रहा है। जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने भी यही सब फेस किया था, मगर मैंने उस टाइम ये बात क्यों नहीं सोची कि जेल सबसे सेफ जगह हो सकता है। तभी वहां पर येरी और लिम जाते हैं
जहां लिम उस लेडी को पंच मार कर सुला देती है। ये देखकर यूनुस चाकू से अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी एरी उसके पास जाते हुए उसे बताने लगती है, ऐसा करके कोई भी फायदा नहीं होगा, क्या तुम्हारी बहन यहाँ होती तब भी तुम यही करती। ये सुनकर वो शांत हो जाती है। तब वो लेडी हंसते हुए बोलती है, मैंने वो मैसेज तुम सभी के पेरेंट्स को भेज दिया है। दूसरी तरफ सभी पेरेंट्स बाजी के पास जाकर बोल रहे थे, तुम हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को अपने पास रखने की, वो भी बिना किसी परमिशन के। सुनकर बाजी सभी को एक एक करके हथकड़ियां लगाने लगते हैं और कहते हैं, अब किसे अपने बच्चे वापस चाहिए, जल्दी बताओ। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस दूंगा, अगर तुम्हें इस हैंडकप से आजाद होना है तो मुझे फॉलो करो। फिर वो अंदर जाकर एक फॉर्म देते हुए बोलते हैं, अब तुम्हें यहाँ पर साइन करना है और आगे जाकर तुम सब अपने बच्चों को कभी भी मिलने नहीं आओगे। अगर तुम यहाँ साइन करते हो तब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तब वो सब क्लेम करने लगते हैं, हमने अपने बच्चों के साथ कभी कुछ नहीं किया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तभी वहां पर सभी बच्चे आ जाते हैं। यून अपने फादर को देखते हुए बोलती है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए। यहाँ भले ही कोई कंप्लेंट ना करे मगर मैं सब बताने को तैयार हूँ। आपने मेरे साथ और मेरी बहन के साथ क्या क्या किया था। ये सुनकर उसके डैड उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब वो हेल्पर लेडी उसे एक किक मारती है और माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, तुमने मुझे अपने फादर की याद दिला दी, मगर तुम सब कितने घटिया हो। ये बच्चे तुम हारे पास नहीं जाना चाहते, तुम्हें पता भी है ये किस किस चीज से डील करते हैं। मैं इन्हें हफ्तों तक बिना खाने रहने देती हूँ, मगर फिर भी ये सब तुम लोगों के पास नहीं जाना चाहती और तुम फॉर्म पर साइन करके सब सही करना चाहते हो। मैं पहले ही बता दूं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं 11 साल तक स्ट्रीट पर रहती आ रही हो। अब हम देखते हैं। यून के फादर और उस लेडी को पुलिस वाले अपने साथ ले जा रहे थे और फिर हम देखते हैं उस डॉक्यूमेंट पर सभी पेरेंट्स ने साइन कर दिया था। तब लिम बोलती है, ये कितना फनी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बच्चा भी बाहर नहीं आया। मुझे पहले लगा था बच्चे सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए घर से भागे थे। ये हल्का अजीब है, मगर उस लेडी ने जो भी कहा उससे मैं रिले कर सकती हूँ। ओ मुझे माफ करना, शायद मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए। तब बाजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाए तो अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग होना चाहते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एटलीस्ट इससे डोमेस्टिक एब्यूज का केस तो खत्म होगा। ये कंट्री बहुत कम बच्चों की बात सुनती है और उनकी रिस्पेक्ट करती है। वो बस बच्चों को एक माइनर की तरह ट्रीट करते हैं, मगर उन्हें नहीं पता बच्चे कितने ज्यादा सोच सकते हैं। बच्चों की आवाज को दबा दिया जाता है ताकि वो कुछ ना बोल पाए, और जो कानून ये सब क्रिएट करती है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं ले सकती। तभी उनके पास कुछ बच्चे आकर पूछते हैं, क्या आप लोग सही में हमारा ध्यान रखेंगे बिना हमारे पेरेंट्स को कॉल किए। यहाँ हमें पता चलता है हर साल कम से कम 1,20,000 बच्चे अपने घर से भागते हैं। ये सभी बच्चे भूसान से यहाँ आए होते हैं। बाजी का पोस्ट देखकर तभी बाजी उन्हें फॉलो करने के लिए बोलते हैं। ये सब सुनकर सभी उनके पीछे जाने लगते हैं और अब हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां यून ने अपनी बहन को लेटर भेजा था जिसमें उसने बताया था अब वो स्कूल जा रही है। उसकी फोटो देखकर येरी खुश होते हुए कहती है, ये पहले से काफी ब्राइट हो गई है, क्या मैं तुम्हारे साथ ही उनसे मिलने आ सकती हूँ। जब वो तुम्हें विजिट करने आएगी तभी वहां पर न्यू प्रिजनर आती है जिसे 3 साल 6 महीने की सजा मिली थी, और ये कोई और नहीं बल्कि वही हेल्पर लेडी होती है। उसे देखकर तो येरी खुश होने लगती है, वो बहुत टाइम से इसी का इंतजार कर रही थी। फिर वो कहती है, लगता है कुछ गलती हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि मैं तो बच्चों की हेल्प करना चाहती थी। ये सुनकर येरी उसे बुक चलाकर मारती है। उसे देखकर वो लेडी शॉक्ड होते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर कैसे। तब येरी अपने दोस्त को बताती है, ये वही है जिसने तुम्हारी बहन का टॉर्चर किया था। ये सुनकर वो बोलती है, अब कोई न्यू औरत आई है तो हमें वेलकम पार्टी तो रखना ही चाहिए। फिर वो उस लेडी को एक हाथ से पूरे फ्लोर पर पोछा लगाने के लिए कहती है। अब हमें बाजी को दिखाया जाता है जो सभी बच्चों को सही से शेल्टर में एडमिशन दिलाकर वहां से जा रहे होते हैं। तभी शेल्टर की ओनर बताती है, एक बच्चा आपसे मिलना चाहता है। तब बाजी उससे मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें टॉर्चर किया करते थे। तब वो बताता, नहीं, तो मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक लेडी पुलिस स्टेशन जाती है हेल्प के लिए। उसे देखकर पुलिस बोलता है, आप तो वही टीचर है जो अभी अभी आई है। तभी वहां विलेज का एल्डर आ जाता है जो पुलिस को बोलता है, बारिश बहुत हो रही है, मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। फिर वो टीचर को ले जाते हुए बताता है, इस गांव में पुलिस ज्यादा गांव के लोगों का कानून काम करता है, मगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ब्रेक करने की। फिर कुछ गांव वाले मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। ये सभी चीजें वो बच्चा भी देख रहा था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां
वो बच्चा अपने टीचर को बचाने के लिए बाजी को कहता है। फिर वो बताता है उसके फादर अपने ग्रैंडफादर के हाउस को रिनोवेट कराकर वहां रहने गए। वो सियोल से काफी बेटर भी था चूंकि यहाँ ज्यादा कंपटीटर नहीं थे। मगर कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज हुआ ये जगह कोई पैराडाइज नहीं बल्कि हेल है। हेल। फिर कुछ दिन बाद हमारे पास कुछ गांव के एल्डर्स आकर 30 मिलियन वन मांग रहे थे डेवलपमेंट के नाम पर। तब मेरे फादर ने बताया उन्होंने इस बारे में पहले भी रिसर्च किया था, जहां उन्हें पता चला अमाउंट 3 मिलियन था ना कि 30 मिलियन, और अभी हम डेप्ट में चल रहे हैं। तब वो एल्डर्स बोले तुम्हें किसने बोला, तुम तो मेयर भी नहीं हो, अमाउंट 30 मिलियन है तो तुम्हें 30 मिलियन वन ही देना होगा, क्या तुम्हें यहाँ का निवासी नहीं बनना। अब नेक्स्ट एक का सीन दिखाया जाता है जहां मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने जा रही थी मगर गांव वाले अपना काम बीच रोड में कर रहे थे। मॉम ने उन्हें साइड होने के लिए बोला। तब वो चिल्लाते हुए बोलने लगी मेरी ग्रैंडमदर भी यहीं पर काम करती थी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो कहीं और शिफ्ट हो जाओ। अब ऐसे ही हमारी लाइफ हेल बनती गई। हमें आउटकास्ट कर घोषित कर दिया गया। मेरा स्कूल भी ऐसा ही था, मुझे वहां पर भी टॉर्चर किया जाने लगा। मेरी हेल्प करने कोई भी नहीं आया मगर एक दिन न्यू टीचर आई जिन्होंने मेरी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। वो भी सिटी से बिलोंग करती थी मगर कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज हुआ उनकी लाइफ तो मेरे से भी ज्यादा बेकार है। उन्हें तो गांव वाले हमसे भी ज्यादा बेकार तरीके से ट्रीट कर रहे थे और उन्होंने एक दिन मिस को ड्रिंक पर इन्वाइट किया। उन्हें वहां जाने का मन तो नहीं था मगर उन्हें बोलना पड़ा। और जब मैं उस दिन घर आया तब फादर ने मेरी सिचुएशन को देखते हुए 30 मिलियन वन मुझे दिया और कहा विलेज को जाकर दे दो क्योंकि अब हम ऐसे नहीं रह सकते। ये हमारे 1 साल का खर्च था। जब मैं बारिश में उन पैसों को देने गया जहां मैंने देखा गांव वाले टीचर को मार रहे थे, वो बार बार बोल रही थी जो आपके घर पर हुआ मैं वो किसी को भी नहीं बताऊंगी। तब वो गांव वाले कहते हैं जिसे बताना है बता दो, यहाँ हमारा ही कानून चलता है, यहाँ सिर्फ चुनों का कानून चलता है। मैं जो कहता हूँ वही कानून होता है, इसलिए चुपचाप से हमारे साथ चलकर ड्रिंक करो, नहीं तो हम बहुत ज्यादा डिस्पे। तभी मैं वहां जाकर टॉर्च जला दिया। दरअसल उसने उनकी फोटो खींच ली थी। अब ये सीन यही कट होता है। अब हमें बाजी को दिखाया जाता है जो कहते हैं उन्हें किसने बोला, कानून उनके हाथ में है और वो जो चाहे कर सकते हैं। अब हम बाजी को देखते हैं जो शायद उस विलेज की तरफ जा रहे थे। तब वो लिम के बाल वापस से काटते हुए बोलते हैं तुम्हारे लाल बाल बहुत फेमस हो रखे हैं, वो तुम्हें किसी भी तरह से पहचान जाएंगे। ऊपर से तुम एक बार मीडिया में भी आ रखो, इसलिए ये चश्मे भी पहन लो, इससे तुम्हें बहुत कम लोग पहचान पाएंगे। अब गांव वाले उन्हें घर दिखाते हुए कहते हैं आज से आप लोग यहाँ रहेंगे, लगता है आप लोगों को हमारे गांव में बहुत ही इंटरेस्ट है मगर मैंने यही सुना था कि यहाँ 2 लोग आएंगे, ये दूसरी वाली कौन है। तब लिम अपना नाम बताती है और बाजी अपने आप को लिम का भाई बताते हुए कहते हैं मेरी बहन को फ्रेश एयर चाहिए था इसलिए हम कुछ टाइम के लिए यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर वो चुनो कहता है न्यू टीचर आप स्कूल जाकर उनसे मिल लीजिए और उसके भाई तुम हमें फॉलो करो ताकि हम गांव के रूल और रेगुलेशन बता सके। गांव वाले बाजी को एक साइड ले जाकर उनसे 5 मिलियन वन का डिमांड करते हैं। तब बाजी कहते हैं मैं ऐसे कैसे किसी को भी पैसे दे सकता हूं जिससे मैं अभी अभी मिला हूं। तब एक गांव वाला उनका कॉलर पकड़ते हुए कहता है मैं तेरे बाप की उम्र का हूं, हल्का तमीज में बात कर, मैं तेरी वजह से अपने बाल लॉस कर रहा हूं। तब चुन वो कहता है रहने दो, अगर ये यहाँ का निवासी नहीं बनना चाहता तो इसे इसके हाल पर छोड़ दो। और जाते हुए चुनों के साथ ही बोलते हैं क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। तब वो कहता है अभी शांति से काम लेना होगा, सबसे पहले हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा जिसने हमारी फोटो ली थी। अब हम लिम को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं जहां प्रिंसिपल कहते हैं यहाँ बहुत ही लोग आते हैं, खास तौर पर तुम जैसे यंग लोग। ये सुनकर लिम बताती है उसे ऐसी जगह पर काम करना पसंद है। फिर वो कहती है वैसे रूम के अंदर स्मोक नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता। तब प्रिंसिपल कहता है यहाँ एल्डर्स की बात माननी चाहिए, मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। फिर वो लिम के पैर को टच करने के लिए अपना हाथ आगे करता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। दूसरी तरफ बाजी जब घर जा रहे थे तब वो देखते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स के घर को तोड़ा जा रहा था। ये देखकर उसके पेरेंट्स कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब चुनवा कहता है क्योंकि आपका बेटा मेरा सोने का मेंढक चुरा कर भाग गया है। तब उसके फादर बोलते हैं आप ये क्या बात कर रहे हो, मेरा बेटा तो 9 दिन से घर से गायब है। तब एल्डर उसे गिराते हुए मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां बाजी आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम सब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तो यहाँ पर अपना गुस्सा शांत करने आया था फ्रेश एयर में, मगर लगता है यहाँ कुछ होने वाला है। तेरे जैसा गंजा मेरे दिमाग खा रहा है। क्या तुझे 5 मिलियन वन चाहिए, मैं तुझे अभी दूं या उन पैसों से तेरा हॉस्पिटल बिल भर दूं।
अब ये सीन शिफ्ट होता है लिम की तरफ, जहां जैसे ही प्रिंसिपल उसके पैरों को टच करने वाला था वैसे ही लिम उसका हाथ पकड़कर क्रश करने लगती है। फिर वो प्रिंसिपल पूछता है, क्या तुम कोई ठग हो? तब लिम बोलती है, नहीं। तो इधर बाजी उस बंदे को बुरी तरह से मारने के बाद बोलते हैं, मैं तो यहां रहने के लिए आया था, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसा जर्क दूसरों से पैसे छीन रहा है। मेरा विश था कि मैं इस जगह पर रहूं जहां मैं रहना चाहता हूं, मगर तेरे जैसा इंसान मुझे शांति से नहीं रहने दे रहा। ये सब देखकर चुनवा उससे डरते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन? दूसरे साइड लिम बता रही थी, मेरा भाई एक गैंगस्टर है। इधर बाजी भी गैंगस्टर वाला ही लुक दे रहा था। अब हम बाजी को जियोंग के पेरेंट्स के घर पर देखते हैं, जहां वो उन पैसों को लौटा आते हुए बोलते हैं, जंग ने इनमें से 1,000,000 खर्च कर लिया है यहां से भागने के लिए। जिस वजह से ट्रांसपोर्ट में पैसे खर्च हुए, वैसे आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो यूथ शेल्टर में अच्छे से रह रहा है। ये सब सुन के उसके फादर थैंक्स कहते हैं। तब बाजी बोलते हैं, आपने अच्छी एक्टिंग की। मैंने आपको बोला था ऐसे बिहेव करने के लिए जैसे आपको कुछ भी नहीं पता, और आपने ठीक वैसा ही किया। तब वो कहते हैं, भले ही ये एक एक्टिंग था, मगर ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता मैं गांव वालों के साथ अच्छे से रह भी पाऊंगा कि नहीं। जब जंग वापस आ जाए उसके बाद बाजी घर जाने लगते है। तभी उनके पास लिम दौड़ते हुए आती है। तब बाजी उसे उसका असली नाम बोलने के लिए मना करते हैं और याद दिलाते, यहां मैं तुम्हारा भाई हूं। फिर बाजी बोलते हैं, क्या तुम उस टीचर से मिली? तबलीम बताती है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो पिछले 3 दिन से एब्सेंट है। नॉर्मली यहाँ पर सियोल से आने वाले टीचर का यही हाल होता है जब वो अपने आप को यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर पाते, मगर ये अजीब नहीं है कि 3 दिन पहले ही जियोंग भी यहां से भागा था। अब हम लिम को उस टीचर का घर पर देखते हैं, जहां वह गेट नॉक करती है मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता बोता। तब बाजी बताते हैं, मैंने अब इलेक्ट्रिक मीटर चेक किया, मुझे नहीं लगता यहां पर कोई रहता भी है। मुझे नहीं लगता वो अपने घर के अलावा किसी और जगह पर गई होगी। तभी वहां पर एक ऑफिसर आकर पूछता है, तुम सब यहां पर क्या कर रहे हो? ये तो टीचर का घर है ना, और तुम सब कौन हो? तब लिम बताती है, वो यहां पर न्यू टीचर है। फिर ऑफिसर कहते हैं, आप गलत जगह पर आए हैं, आपका घर उस साइड है। ये सुनकर बाजी और लिम उसी साइड जाने लगते हैं। फिर बाजी जाते हुए कहते हैं, ये ऑफिसर सुबह से हमारा पीछा कर रहा है। हो सकता है इसे एल्डर्स ने हमारा पीछा करने के लिए कहा है। अब मैं क्या कर? मुझे उस टीचर को यहां से निकालना था। जंग की बातें सुनकर फिर वो लिम से कहता है, तुम कल स्कूल जाना और जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन निकालने की सोचना, और अगर विलेज का चीफ टीचर के साथ कुछ करने की कोशिश करे तो तुम एक्शन ले सकती हो। अब हम सभी एल्डर्स और उस ऑफिसर को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां वो कहता है, वो सब टीचर के घर के आसपास मंडरा रहे थे, मगर मैंने उन्हें समझाकर घर भेज दिया। मगर वो सब बहुत ही सस्पिशंस को ड्रिंक देने लगता है, और जैसे ही हल्का सा ड्रिंक उसकी हाथ पर गिरता है, वैसे ही पूरा का पूरा ड्रिंक उसके ऊपर फेंक देता है और उससे कहता है, मेरे हाथ पर गिराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे से बड़े हो मगर तुम्हें एक भी काम सही से करना नहीं आता। ये कहकर वो उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ लिम स्कूल जाकर सभी टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देती है, मगर उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर चुनू आ जाता है। उसे देखकर सब शॉक्ड होते हुए उनके आने का रीजन पूछते हैं। तब वो बोलता है, मैंने न्यूज में देखा आज आंधी आने वाली है और मैं आज विलेज का रिपेयरिंग भी कराने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारे यंग पीपल है, इसलिए मैंने सोचा इनसे हेल्प ले लिया जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता भले ही वो लड़की हो। तब प्रिंसिपल लिम की तरफ इशारा करते हुए उसे मदद करने के लिए कहते हैं। अब हम लिम को उस बुढ़े के साथ जाते हुए देखते हैं, जहां वो जाते हुए बोलते हैं, कुछ साल पहले हमारे विलेज को सस्पिशन से एक ऑफिसर भी आया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चला। ये बोलते बोलते वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ लड़के होते हैं। फिर चुन वो लिम को डराते हुए बोलता है, तुमने कल क्या कहा था? वो तुम्हारा भाई है, मगर वो तो तुम्हारा भाई नहीं लगता। अब मुझे जल्दी से सच बताओ, जब से वो आया है तब से जियोंग के घर पर कुछ सस्पिशंस हुए। बोलती है, सर मुझे डर लग रहा है। और आपका क्या मतलब है कि वो मेरा भाई नहीं है? तभी पीछे से एक आदमी उसका बाल पकड़कर खींचने लगता है, जिस कारण लिम का वेग बाहर आ जाता है। तब लिम कहती है, मैं इतनी जल्दी पकड़ी गई, मैं इस फील्ड में अच्छी नहीं हूं, अब मुझे भी इनकी तरह ही एक ठग बनना होगा। फिर लिम कुछ ही सेकंड में सभी गुंडों को खत्म कर देती है और उसके बाद वो चुनो की तरफ बढ़ती है और फिर वो चुनो का हाथ मोड़ते हुए बोलती है, जल्दी से मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, अगर तुझे मरना नहीं है तो, और मैं हर एक गलती पर तेरी एक उंगली तोड़ दूंगी। अब बता मिस सोन कहाँ पर है? मुझे पता है वो 9 दिन पहले तेरे साथ ही थी। ये सुनकर चुनवा बोलता है, मुझे नहीं पता वो भी कहाँ पर है, मैं भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ।
उसकी बातें सुनकर लिम को विश्वास हो जाता है ये सच बोल रहा है। तब वो सोचती है फिर मिस सोन और भी खतरनाक जगह पर होगी। तभी उसके पीछे वही आदमी आ जाता है जिसे कल रात ऑफिसर मार रहा था और कहता है वायलेंस अच्छा नहीं होता, हम बात करके सब ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर लिम उसे मारती है। तब वो आदमी लिम को उठाकर कहीं ले जाने लगता है। फिर वो लिम को बाहर छोड़कर बोलता है सेफली घर चली जाओ। ये सुनकर लिम शॉक्ड हो जाती है और जब वो आदमी अंदर आता है तब चुनवा उसे मारते हुए बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे जाने देने की। तब वो कहता है मेरे फादर बोला करते थे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए एक लेडी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद चुनवा उसे मानने ही वाला था। तब उसके पास किसी का कॉल आता है। तब वो कहता है अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करो और जल्दी से जल्दी उस लिम की बच्ची को पकड़कर मेरे पास लाओ। तब उसका आदमी बताता है सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, इधर बाजी ऑफिसर की कार को तबाह कर रहे थे। तब वो कहता है मैं तुझे अरेस्ट कर लूंगा, यहाँ पास में एक जेल बन रहा है। ये सुनकर बाजी उसे मार कर सुला देते हैं। ये देखकर वहां के कुछ बुढ़े गांव वाले बताते हैं ये ऑफिसर कभी काम के टाइम पर तो हमारी हेल्प करने आते नहीं हैं। और अब हम अगले सीन में सभी एल्डर्स को बात करते हुए देखते हैं जहां वो कहते हैं उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस वाले को मारने की। क्या यहाँ पर कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है? हमें अब मिलिट्री ऑफिसर को हेल्प लेने के लिए बुलाना चाहिए। ये सुनकर वो ऑफिसर बताता है तो न आने की वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, मगर वो सब है कौन और मिस सोन को क्यों ढूंढ रहे हैं? तब चुन वो कहता है मैं खुद ये सब संभाल लूंगा, लगता है बारिश होने वाली है, अगर इस हालत में एक या दो लोग मर भी गए तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर लिम्बाजी को बता रही थी उस चुनो को भी कुछ भी नहीं पता और ना ही टीचर सोन के बारे में स्कूल के टीचर को पता है। कहीं वो साइलेंस से वापस तो नहीं चली गई। फिर वो उनसे पूछती है वैसे बाजी तुम्हें कैंडल क्यों चला रहे हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज कर सकते हो, और तुमने कर्टन्स क्यों लगाए हैं? ये सुनकर बाजी कहते हैं यहाँ हमसे मिलने कुछ लोग आने वाले हैं। लगता है वो सब आ गए और उनके घर के बाहर वही एल्डर्स पहुंच चुके थे उन्हें मारने के लिए। उन्हें लगता है वो दोनों सो चुके हैं। अंदर बाजी लिम को एक वेपन देते हुए कहते हैं क्या तुम तैयार हो, हम दो हैं और वो दर्जनों में है। तब लिम कहती है मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, ऐसे इंसान 1000 भी आ जाए तब भी मैं इन्हें संभाल लूंगी। उसके बाद वो दोनों बाहर आकर सभी को एक एक करके टपका लगते हैं। तब बाजी कहते हैं मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। ये सुनकर लिम कहती है क्या तुम ऐसे चीज से लाइन भी बोल लेते हो? तब जी बोलते हैं तुम 30 की होने वाली हो, तुम भी कभी ट्राई करना। और सभी लोग जंगल में उन दोनों को ढूंढ रहे थे। तब बाजी एक आदमी को पेड़ के पास खींचते हुए उसका गला दबाने लगते हैं। दूसरी तरफ लिम भी पेड़ से नीचे उतरते हुए एक आदमी को खत्म कर देती है। तभी एक इंसान के फोन पर चुनो का कॉल आता है जिसे बाजी रिसीव करते हैं और कहते हैं ऐसे वेदर में अगर एक या दो लोग मर भी गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, सही बोला ना मैंने। फिर वो कॉल कट करके बाकी गुंडों को मारने लगते हैं और उनसे कहते हैं अब तुम सबको पता है क्या होने वाला है, अब बताओ मिस सोन कहां पर है? तब एक आदमी कहता है मुझे पता है वो कहां पर है, मगर तुम्हारे जैसा गुंडा उसे क्यों ढूंढ रहा है? ये वही इंसान होता है जिसने लिम को बचाकर उसे सेफली घर जाने को बोला था। तब बाजी उसे मारते हुए कहते हैं यहाँ पर और कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो उसके पास जाते हुए कहते है ये बता मिस सोन कहां पर है? तब वो आदमी बाजी पर अटैक कर देता है और जब बाजी उस अटैक को अपने हाथों से रोकते हैं तब उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखकर लिम उन्हें साइड में रहने को कहती है। दूसरी तरफ वो इंसान बोलता है मैं उस काइंड टीचर को तुम्हारे जैसे गुंडों को नहीं दूंगा। तब बाजी को साइड करते हुए बोलते हैं ये किसी लेडी पर हाथ नहीं उठाएगा, इसलिए मैं इसे संभालता हूं। अब हम उसी इंसान का पास्ट देखते हैं जहां सब लोग उसे हमेशा बोली किया करते थे उसके बड़े होने के लिए, मगर एक दिन में सोनाई वही एक इंसान थी जो मेरी तरफ अच्छे से देखती थी। वो मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया करती थी। तब मैंने डिसाइड किया उन्हें मैं हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। इधर चुन वो भागते हुए सोचता है क्या वो सब सिर्फ 2 लोगों को पकड़ नहीं पाए? एक मिनट, अब वो लोग मेरे पीछे आएंगे, मुझे कहीं पर छुप जाना चाहिए। इधर बाज उस बंदे के सभी हिट को डॉज कर रहे थे। ये देखकर वो पूछता है तुम तो एक गैंगस्टर हो, फिर तुम सिर्फ डॉज क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ लिम बचे हुए गुंडों को मारते हुए पूछती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मगर बाजी मना कर देते हैं। उसके बाद वो उस बंदे को एक पंच मारते हैं और फिर उसके तुरंत बाद एक लात मारकर नीचे गिरा देते हैं और फिर वो उसे अपना आईडी दिखाते हैं और कहते हैं माफ करना, मैं गैंगस्टर नहीं हूं, बल्कि मैं मिलिट्री एजुकेशन की तरफ से हूं और मैं मिस सोन की हेल्प करने यहां पर आया हूं।
तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मिस सोन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे उनका एड्रेस दे सकते हो? वो अभी कहाँ पर है? अब हम उस रात का सीन देखते हैं जब जियोंग ने उन अलर्ट्स की फोटो ले ली थी और उस टाइम वो मिस सोन को मार रहे थे। ये देखकर चुन अपने आदमियों को जंग को पकड़ने के लिए भेजता है और मौका देखते ही मिस सोन भी वहां से भाग जाती है। फिर वो आदमी बोलता है, तब मैंने उनकी हेल्प करके उन्हें एक जगह पर छुपा दिया था। तब उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर एजुकेशन को कॉल करने को कहा था, मगर मैं उस टाइम पर ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए नहीं किया। फिर वो आदमी माफी मांगते हुए बताता है, मिस सोन फिशिंग वाले रूम में है, वहां पर क्लीनिंग मैन के अलावा सिर्फ फिशरमैन जाते हैं, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो। दूसरी तरफ मिस सोन जब गेट ओपन करती है तब वो बुढ़ा चुनवा उसे दिखता है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तब चुनवा बोलता है, तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान थे जब तुम यहां से गायब हो गई थी। मुझे अभी भी तुम्हारे से बहुत कुछ पूछना है। क्या तुमने उन सभी ठगस को कॉल किया था? तभी हमें मिस सोन की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब वहां बाजी लिम और वो आदमी आते हैं तब वो कुछ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो सभी देखते हैं मिस सोन रूम में नहीं है और पूरी जगह सामान बिखरा हुआ था। तब वो आदमी बताता है, उस जगह के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया, मगर विलेज चीफ के पास इस रूम का की है। तभी बाजी का ध्यान उस डायरी पर जाता है जिसे मिस सोन लिखा करती थी और उसके पेज फटे हुए थे। ये देखकर वो समझ जाते हैं यहाँ पर चुनवा आया होगा। फिर वो सभी मिस सोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चुन वो मिस सोन को बोर्ड पर बांध कर रखा था और बोलता है, मिस अगर आप किसी चीज से नाराज थी तो आप मुझे बता सकती थी, मगर आपने तो सभी चीजों को डायरी में लिख दिया। ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाई जाता है जहां मिस सोन वो स्कूल में अपॉइंट्स बताती है। वो अभी 28 साल की है। वो ग्रेजुएट होते ही साइलेंट पर वॉलेटर करने आई थी। मेरे कुछ कलीग्स ने भी वॉलेटर किया था ताकि उन्हें जल्दी से हायर किया जा सके। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे प्रोफेसर की बातें बहुत अच्छी लगती थी। मुझे पसंद नहीं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिले, इसलिए मैंने वॉलेटर करने का सोचा। और जैसे ही मैंने इस विलेज का सीनरी देखा तब मुझे रियलाइज हुआ मैंने सही डिसीजन लिया था यहाँ पर आकर। लेकिन फिर स्टार्ट हुआ मेरा बुरा पूरा दिन, जहाँ पर मुझे क्लीनिंग के लिए भेजा जाने लगा ताकि एल्डर्स की हेल्प हो सके। मुझे ना चाहते हुए भी उनके साथ बैठकर ड्रिंक करना पड़ता था। आधी रात को वो एल्डर्स रिंग होकर मेरे घर के बाहर आ जाते थे, मगर मैं उस बात को सहती रही। लेकिन धीरे धीरे मुझे स्कूल के वो काम करने पड़े जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए, जिस कारण स्टूडेंट के बीच भी मेरी बेइज्जती होने लगी। और फिर एक दिन मुझे ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाया गया। मैं उन्हें मना करते रही, मगर उन सभी ने मुझे इतना डरा दिया था कि मुझे उसे पीना ही पड़ा। तभी अचानक से मुझे वोमिटिंग आने लगी, जिस वजह से मैं वॉशरूम गई भागकर। तभी मैंने देखा उन लोगों ने उन अंकल को बांध रखा है जो हमेशा मेरी हेल्प किया करते थे।